जब आप क्लास जब पढ़ लेंगे, पूरे अच्छे से आप देख लेंगे, उसके बाद बोलोगे कि ये सब चीज आपको पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आप देखते ही आंसर लगाओगे। अपवर्तन, परावर्तन, पूर्णांतिक परिवर्तन, सारी चीजें यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ज्ञान बूस्टर फॉर रैंकर्स के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम लोग साइंस के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को कवर करने वाले हैं और इस टॉपिक का नाम है प्रकाश। क्योंकि प्रकाश बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसी से हम सभी चीज़ों को देख पाते हैं। मैं आपको देख पाता हूं, आप मुझे देख पाते हो, और ये क्लास इतना इंटरेस्टिंग होने वाला है कि आज तक आपने यूट्यूब पर इस तरीके की क्लास नहीं देखा होगा। तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि इसको आप लास्ट तक देखना, क्योंकि फिजिक्स जो है वो रटने वाली चीज़ नहीं है। फिजिक्स जो है वो एक एक कंसेप्ट समझने वाली चीज़ है। ठीक है, तो चलिए हम इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। हम अब प्रकाश टॉपिक को स्टार्ट करने जा रहे हैं और आप यकीन मानिए कि प्रकाश जो है वो फिजिक्स की जान कही जाती है। क्यों कही जाती है कि अगर आप प्रकाश को अगर बहुत ही कॉन्सेप्चुअल तरीके से पढ़ते हैं ना, तो आपका फिजिक्स का लगभग 30% भाग जो है वो कवर हो जाता है। प्रकाश एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हम किसी भी वस्तु को देख पाते हैं। अगर प्रकाश नहीं होता तो पौधे अपना खाना नहीं बना पाती, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण ही नहीं हो पाता। और अगर पौधे खाना नहीं बना पाती तो हम लोग खाना खा नहीं पाते, और हम लोग अगर खाना नहीं खा पाते तो हम लोग जीवित नहीं रहते। अगर हम लोग जीवित नहीं रहते तो पृथ्वी पर कोई भी जीव जो है वो जिंदा नहीं होता, मतलब पूरा अस्तित्व ही समाप्त हो गया होता। ठीक है, प्रकाश बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। अगर आप इसको बहुत अच्छे से पढ़ेंगे तब समझ में आएगा। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि इस तरीके की क्लास आज तक आपने नहीं देखी होगी, यूट्यूब पर तो बिल्कुल नहीं देखी होगी। वैसे मैं बता दूं कि मैं साइंस बैकग्राउंड का कोई स्टूडेंट नहीं रहा हूं, लेकिन फिर भी आपको इतने अच्छे से समझाऊंगा सारी चीजें कि एकदम आप बोलोगे वाह मजा आ गया। ठीक है, आप देखते हैं बहुत सारी घटनाएं होती हैं हमारे सामने। जैसे आप देखते हो कि हिरन जो है वो रेगिस्तान में एकदम भागते हैं, समझ में ही नहीं आता कि वो किसके पीछे भाग रहे हैं। तो फिर बाद में पता चलता है कि अच्छा ये घटना है, ये प्रकाश की घटना है। वो क्या देखते हैं, जब उनको प्यास लगता है तो लगता है आगे पानी होगा, लेकिन जब वो वहां पे जाती है तो वहां पानी नहीं होता है ना। फिर आगे से लगता है कि उसको पानी होगा, लेकिन पानी नहीं होता। मृग मिर्च का आपका नाम सुने होंगे, आपके साथ भी ये घटना होती है। आप जब रोज सड़क पे जा रहे होते हैं तो आपको आगे पानी दिखता है, सड़क लगता है भीगा हुआ है, लेकिन होता नहीं है। ठीक है, तो वो मृग मिर्च का बनता है। आप देखते होंगे आसमान का रंग जो है वो नीला है। क्यों है भाई, क्यों नीला है? बादलों का रंग तो काला होता है, ऐसा क्यों होता है? अगर हमारे वायुमंडल में अगर एयर ना हो तो फिर हमारी जो दिन की अवधि है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? आज भी आप गलती करते हैं। तो रटने वाली चीज नहीं है फिजिक्स, ये आपको कंसेप्ट समझना पड़ेगा। आज भी आप क्वेश्चन लगाते होंगे सेट में तो आप गलत करते होंगे कि अगर प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रही है, अगर मान के चलो कि एयर से आपको जल में जा रही है प्रकाश, तो उसके तरंगदैर्ध्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा, वेवलेंथ पर क्या प्रभाव पड़ेगा, उसकी आवृत्ति क्या होगी, उसका वेग क्या होगा, उसका पथ क्या होगा। तो ये सारी चीजों का जवाब आपको यहीं पे मिलने वाला है। ठीक है, सब चीजें का जवाब आपको मिलेगा। बस थोड़ी देर आप मेरे साथ क्या रहो कि बने रहो। देखो वेग, तरंगदैर्ध्य, आवृत्ति, सारी चीजें हम यहाँ पे पढ़ेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। यहाँ पे आप देख सकते हैं सारी चीजें। ये जो चीजें, ये जो है, जब आप क्लास जब पढ़ लेंगे, पूरे अच्छे से आप देख लेंगे, उसके बाद बोलोगे कि ये सब चीज आपको पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आप देखते ही आंसर लगाओगे। अपवर्तन, परावर्तन, पूर्णांतिक परिवर्तन, सारी चीजें यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं। तो हम यहाँ पे एक एक चीजें करके पहले समझते हैं। पहले हम देख लेते हैं कि आखिर प्रकाश है क्या। ठीक है, तो प्रकाश जो है सबसे पहले न्यूटन का नाम आता है। वैसे भी फिजिक्स का बहुत बड़ा योगदान रहा है न्यूटन का। तो न्यूटन आते हैं, एक एक चीज आप समझना, मैं धीरे धीरे क्लास लूंगा। ठीक है, न्यूटन साहब कहते हैं कि प्रकाश जो है, प्रकाश क्या है? कण है। वो न्यूटन साहब बोलते हैं कि प्रकाश जो है वो क्या है, तो कण है, मतलब कि पार्टिकल्स है। न्यूटन साहब ने प्रकाश को क्या बताया? कण बताया। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एक वैज्ञानिक आते हैं जिनका नाम होता है हाइगेंस। क्या नाम होता है? हाइगेंस। हाइगेंस साहब बोलते हैं कि नहीं, प्रकाश एक कण नहीं है। अगर ये कण होता तो ये जो पत्ती का जो परछाई बन पाता है, पत्ती का आपने कभी परछाई देखा होगा पेड़ में, तो पत्ती की जो परछाई होती है वो इस प्रकार ना बन करके वो ऐसे बन जाती है, ऐसे बनती है। ये जो कोरी है ये नहीं बन पाता, पत्ती का जिस प्रकार डिजाइन होता है वैसा नहीं बन पाता। तलवार की धार का जो परछाई है वो नहीं बन पाता है। तो बोलते हैं कि नहीं, अगर ये पार्टिकल्स होता तब तो जिस प्रकार पत्ते का डिजाइन है वैसा ही बनता, लेकिन वो ऐसा नहीं बनता है। जब पक्षी जब आसमान में ज्यादा ऊंचाई पे चले जाते हैं तो उनका परछाई नहीं बनता। क्यों नहीं बनता? उनका भी बनना चाहिए था अगर वो पार्टिकल्स होता तब। ठीक है, अगर एरोप्लेन बहुत हाइट पे हो जाती है तो उसका भी परछाई नहीं बनता। तो ऐसा क्यों होता है? ठीक है, तो वो बोले कि नहीं, हाइगेंस साहब क्या बोलते हैं, हाइगेंस आए तो वो बोलते हैं कि प्रकाश जो है वो कण नहीं है, न्यूटन साहब से कुछ गलती हो गई है। और प्रकाश है क्या? तो प्रकाश जो है वो एक वेव है। क्या है? तरंग है, वेव है, तरंग है। ठीक है, अब तरंग कैसा होता है? वो बोलते हैं कि प्रकाश जो है इस प्रकार गमन करती है, ऐसे। ठीक है, कौन बोलते हैं? हाइगेंस साहब। अब इन दोनों के विवाद में एक और वैज्ञानिक आते हैं जिनका नाम होता है डी ब्रोगली। क्या नाम होता है? डी ब्रोगली। मैं लिख देता हूं, डी ब्रोगली। अभी आपका बेस मैं थोड़ा सा अभी सही कर रहा हूं। ठीक है,
तो आप घबराना मत। डी ब्रोगली साहब आते हैं तो वो बोलते हैं कि उन्होंने क्या दिया, उन्होंने ड्यूअल मॉडल का सिद्धांत दिया। ड्यूअल मॉडल ये बताया कि प्रकाश जो है वो दोनों है, मतलब कि प्रकाश जो है वो कण भी है, प्रकाश क्या है, कण भी है, प्लस में तरंग भी है। आगे चल के आपको सारी बातें पता चलेंगी कि किस जो कलर होता है, किसका तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है, किसका वेवलेंथ वगैरह सारी चीजें आपको पता चलने वाली है। तो ठीक है, डी ब्रोगली क्या बोलते हैं कि प्रकाश जो है वो कण भी है और तरंग भी है। अब हम एक एक चीजें जो है समझते हैं, प्रकाश के गुण हम पहले देख लेते हैं कि प्रकाश का क्या क्या गुण है। एक सेकेंड, कहीं पे तो लग रहा है मच्छर बैठा है भाई। हाँ देखो, मैं बोल रहा हूँ ना कि मच्छर बैठा है। देखिए अब हम प्रकाश के एक एक गुण देखते हैं दोस्तों। देखिए प्रकाश के गुण में हम सबसे पहले जानेंगे कि वेग क्या होता है, वेलोसिटी मतलब वेलोसिटी क्या होती है, तरंग दैर्ध्य मतलब कि वेव लेंथ क्या होता है, आवृत्ति क्या होता है मतलब कि फ्रीक्वेंसी, पथ क्या होता है मतलब कि रास्ता। ठीक है, तो देखिए अभी हमने देखा कि प्रकाश जो है वो क्या है, तो तरंग है जो कि इस प्रकार गमन कर रही है, प्रकाश इस प्रकार गमन करती है। जबकि आपने देखा होगा कि साउंड जो है वो ऐसे गमन करती है ना, साउंड जो है वो ऐसे गमन करती है, लेकिन जो प्रकाश है वो हमारा इस प्रकार गमन करता है। तो प्रकाश के बीच ये जो आपको यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस आपको दिख रही है, ये क्या है, ये है तरंग दैर्ध्य। एक एक चीजें मैं आपको क्लियर कर दूंगा अभी लास्ट में, अभी रुक जाओ, अभी मैं बस समझा रहा हूँ आपको। एक भी बात आपको ऐसा नहीं लगेगा कि मैं भूलूंगा, कभी भूलोगे नहीं पढ़ोगे तो। देखो तरंग दैर्ध्य ये हो गया, ठीक है जी। तरंग दैर्ध्य क्या है, तो ये वाला जो है वो आपका तरंग दैर्ध्य है। वेग क्या होता है, जिस स्पीड से प्रकाश गमन कर रही है वो उसका क्या है, तो वेग है। आवृत्ति क्या होती है, तो एक मिनट में एक सेकंड में जितना बार ये ऊपर नीचे कर रहा है, जितना बार ये ऊपर नीचे हो रहा है वो क्या है, तो उसकी आवृत्ति है। पथ क्या है, तो जिस रास्ते पे ये जा रही है वो उसका पथ है। एवरीथिंग क्लियर, नहीं समझ में आया ना, बिल्कुल नहीं समझ में आएगा, हम समझ पा रहे हैं। अब मुझे आप देखना, अब मेरी ओर आप ध्यान देखो, मैंने क्या किया, मैं चल रहा हूं तो मैंने एक डेंग बढ़ाया, एक डेंग जो बढ़ाया वो मेरा तरंग दैर्ध्य है। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ डेंग जो बढ़ाया वो मेरा क्या है, तो तरंग दैर्ध्य है। अब आपको समझ में आ गया होगा, जो मेरा जो डेंग है, अब यही आप बात आप ध्यान रखना, परीक्षा में भी यही ध्यान रखना कि मेरा जो डेंग है वो क्या है, तरंग दैर्ध्य है। और ये जो मेरा जो स्पीड है चलने का, ये मेरा जो स्पीड है चलने का, जैसे मैं इस प्रकार अगर जा रहा हूं तो मैं किस स्पीड से जा रहा हूं वो मेरा क्या है, तो वही है वेग। ठीक है, अब मेरी जो धड़कन है, मेरा जो दिल जो धड़कन है, जो धक धक कर रहा है वो हमारा क्या है, तो आवृत्ति है। पथ क्या है, तो जिस रास्ते पे मैं जा रहा हूं, अगर मैं बिहार से झारखंड जा रहा हूं, जिस रास्ते से जा रहा हूं वो मेरा क्या है, तो पथ है। ठीक है, तो ये हो गया रास्ता। अब आप बिल्कुल नहीं भूलेंगे, अब बोलेंगे कि बिल्कुल मजा आ गया, आपकी जो डेंग है वो तरंग दैर्ध्य है, जो स्पीड है वो आपका वेग है, दिल की धड़कन आपकी आवृत्ति है, और जो आपका जो रास्ता है वो आपका पथ है। एवरीथिंग क्लियर, आगे आपको ये बात समझ में आएगा कि ये कितना आवश्यक था। आप बिल्कुल नहीं गलत करोगे जब भी तरंग ये सारे क्वेश्चन आएंगे तो। ठीक है, देखिए हम आगे अब आपको ले चलते हैं। अब हम प्रकाश के गुण, जो अगला जो गुण है उस पर हम मूव करते हैं, और प्रकाश का मेरा अगला जो गुण है वो है क्या, तो प्रकाश का अपवर्तन। अब इसको बहुत अच्छे से समझना, एक भी बात आपको मिस नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे आपको ये भी बात, अभी हमने 4 गुण देखे थे, वेग देखा था, तरंग दैर्ध्य देखा था, आवृत्ति देखा था, उसके बाद हमने और क्या देखा था, पथ देखा था। देखिए प्रकाश का अपवर्तन, हम यहाँ पे चित्र वगैरह सारी चीजें लगा चुके हैं। हालांकि हम चाहते तो इसको बनाते भी, लेकिन क्या है कि ऐसे हमारा जो है वो टाइम बचेगा, और आप ये सीधा सीधा होता है। देखिए ये है विरल माध्यम, पहले विरल और सघन समझिए। विरल क्या होता है, एयर, पतला मोटा, ठीक है। एयर, एयर से मोटा क्या होगा, तो एयर से मोटा होगा वाटर। आप हाथ भिगा के भी देख सकते हैं कौन मोटा होता है। एयर से मोटा कौन होगा, वाटर। अगर वाटर से मोटा मोटा अगर देखें तो क्या होगा, ग्लास, ग्लास मतलब कि शीशा। अगर शीशा से मोटा देखें तो क्या होगा, डायमंड, डायमंड। मतलब किसी का भी स्थिति फिक्स नहीं है दोस्तों कि कौन सघन है कौन विरल है। अगर ये दोनों का कंपेयर करवाया जाए तो वाटर सघन होगा और एयर हमारा विरल हो जाएगा। अगर इन दोनों का कंपेरिजन अगर करवाया जाए तो ग्लास सघन हो जाएगा और वाटर क्या हो जाएगा, विरल। अगर इस दोनों का कंपेरिजन करवाएं तो हमारा जो हीरा है वो क्या हो जाएगा, सघन माध्यम होगा, जबकि जो ग्लास होगा वो विरल माध्यम होगा। तो इसकी स्थिति जो है वो बदलती रहती है। तो ये अब हम यहाँ पे समझ चुके हैं कि ये विरल माध्यम है। मान के चलो कि यहाँ पे ये एयर से जो है ये हमने किरण को ला रहा है, और ये जो नीचे है किरण कहाँ जा रही है, तो सघन माध्यम में। मान के चलते हैं कि नीचे आपका जो है वो वाटर है, ठीक है, नीचे क्या है, वाटर है, तो वाटर सघन होगा। अब देखो कि यहां से जो है ये प्रकाश को हमने लाया, प्रकाश जाना चाहिए था इस दिशा में, लेकिन ये थोड़ा सा मुड़ गया। ये किधर मुड़ा है, किधर मुड़ा है, तो आप बोलेंगे कि किधर था भाई, सघन माध्यम किधर है, नीचे है, नीचे सघन माध्यम है ना, तो नीचे की ओर मुड़ा है। अगर ये सघन माध्यम ऊपर होता तो ऊपर की ओर मुड़ता, जैसे कि आप इस चित्र में देख सकते हैं। यहाँ पे सघन माध्यम ऊपर में है, मान के चलो कि ये पानी जो है वो ऊपर में है, और विरल माध्यम हम मान के चलते हैं कि यहाँ पे हवा है,
ठीक है, मतलब कि जो प्रकाश है वो पानी से हवा में अगर जा रही है या तो फिर क्या होगा, प्रकाश देखो कहाँ मुड़ रही है, क्योंकि सघन माध्यम इस बार ऊपर है, सघन माध्यम ऊपर है, तो देखो किधर मुड़ गई है प्रकाश, ये यहां से ऐसे मुड़ गई, ऊपर की ओर मुड़ी। समझ में आ रहा है? कहने का मतलब ये है कि प्रकाश जो है वो विरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर गमन करती है। इज इट क्लियर और नॉट, ये मुझे बताइए। सबसे पहला ये चीज आपको ध्यान रखना है कि प्रकाश जो है वो कहाँ जाती है, तो विरल से सघन की ओर गमन करती है। पहला क्वेश्चन ये है, प्रकाश किधर जाती है, तो विरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर प्रकाश गमन करती है। इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि सघन माध्यम नीचे है, तो नीचे की ओर ये मुड़ी है। यहां देखो कि सघन माध्यम ऊपर है, तो ये ऊपर की ओर थोड़ी सी मुड़ गई है। ठीक है, तो किरण जो मुड़ती है उस घटना को हम बोलते हैं अपवर्तन। क्या बोलते हैं? अपवर्तन। प्रकाश का थोड़ा सा मुड़ना, थोड़ा सा विचलित होना, उसको हम क्या बोलते हैं? अपवर्तन की घटना बोलते हैं। अब इससे बहुत सारी घटनाएं होती हैं। अपवर्तन के कारण क्या होता है? बहुत सारी घटनाएं होती है। सबसे पहले हम इसका आपके क्वेश्चन पे लेके चलते हैं कि यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन बनता है आपके एग्जाम में। तो सबसे पहले आपका क्वेश्चन बनता है वेग से, कि अगर अपवर्तन अगर हुआ, अपवर्तन हम किस पे लेके चल रहे हैं, तो हम यहाँ पे कुछ लिख देते हैं। पहला, अगर विरल से हम जा रहे हैं सघन में, कहाँ जा रहे हैं दोस्तों? विरल टू सघन, विरल से हम सघन माध्यम में अगर जाते हैं तो क्या प्रभाव पड़ेगा वेग पे? तो अभी हमने देखा, मान के चलो कि कोई वस्तु जो है ऊपर एयर से जो है वो आ रही है, बहुत स्पीड में वो गिर रही है, स्वतंत्र रूप से क्या हो रही है, वो गिर रही है। मान के चलो कि एक व्यक्ति ही हवा में जो है वो गिर रहा है, जब जैसे ही वो पानी में आएगा तो उसका स्पीड क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। आपका स्पीड क्या होगा? कम हो जाएगा। ये बात समझ में आए? मतलब कि विरल माध्यम से जब आप सघन माध्यम में जाते हो तो आपकी स्पीड क्या होती है? कमती है। जब आप विरल से सघन में, क्योंकि वहां पे सघन में जो पार्टिकल्स हैं वो ज्यादा हैं, सघन में क्या है? पार्टिकल्स जो हैं वो ज्यादा हैं, विरल में पार्टिकल्स कम है। जैसे कि हीरा और कांच में अगर हम कंपेयर करें तो हीरा कठोर क्यों है? क्योंकि उसमें जो पार्टिकल्स हैं वो काफी सटे हुए हैं, काफी सटे हुए हैं। तो वहां पे क्या दिक्कत? एक सेकेंड, यहाँ पे क्या है, तो पार्टिकल जो होते हैं वो काफी सटे हुए होते हैं, इसलिए वो ज्यादा कठोर होता है। ठीक है जी, तो सघन विरल में कोई दिक्कत नहीं होगा। ये चीज आप ध्यान रखो कि अगर आप विरल से सघन में जाओगे तो आपकी स्पीड कमेगी, गिरने की स्पीड जो है वो कम जाएगी। अब यहाँ पे देखो कि वेग पे क्या प्रभाव पड़ेगा, तो हमने याद रखा था कि वेग हमारा क्या है, तो हमारा स्पीड है जो कि कम हो जाएगी। क्या हो जाएगी दोस्तों? कम हो जाएगी। अगर आपका क्वेश्चन आता है कि कोई प्रकाश विरल से सघन माध्यम में गमन करती है तो वेग पे क्या प्रभाव पड़ेगा, ऑप्शन रहेगा कमेगी, बढ़ेगी या फिर अपरिवर्तित रहेगी। तो आप क्या लगाएंगे? कमेगी। तरंगदैर्ध्य पे क्या प्रभाव पड़ेगा? अब मैंने आपको बताया था कि तरंगदैर्ध्य क्या है, तो आपका डेंग है, तो डेंग भी क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा, क्योंकि आपका स्पीड कम गया है। तो फिर ये भी क्या होगा? कम जाएगी। प्रकाश अगर विरल से सघन में जाएगी तो आपका जो तरंगदैर्ध्य है वो भी क्या हो जाएगा? प्रकाश का कम जाएगा। आवृत्ति पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो आवृत्ति जो है दिल की धड़कन है, हमने अभी थोड़ी देर पहले आपको समझाया कि दिल की धड़कन कौन क्या है, तो आवृत्ति। तो आवृत्ति जो है दिल की धड़कन आपका ना तो कमेगा ना ही बढ़ेगा, वो वैसे ही रहेगा। तो ये कभी भी नहीं बदलता, ये कभी नहीं बदलता है, कभी नहीं बदलता। इसको आप एकदम बिल्कुल कंप्लीट रखना, ध्यान रखना। आवृत्ति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ऑप्शन दे देगा। दूसरा क्वेश्चन हम आपको बोलते हैं, प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर गई है तो आवृत्ति पर क्या प्रभाव पड़ेगा? पहला ऑप्शन कि बढ़ेगी, दूसरा घटेगी, तीसरा अपरिवर्तित रहेगी, चौथा नन ऑफ दीज मान के चलिए दे दिया, या फिर इनमें से सभी दे दिया। तो फिर आप क्या बोलेंगे? वहां पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगी, अपरिवर्तित रहेगी। पथ क्या होगा? तो पथ जो है सघन की ओर मुड़ेगा, सघन की ओर मुड़ेगा, सघन की ओर मुड़ेगा। एवरीथिंग क्लियर? अब मुझे नहीं लगता कि आप इस चीज को कभी भी भूल पाओगे, एग्जाम में 1 नंबर लेके आएंगे आप। अच्छा, अब इसी माध्यम को अगर हम उल्टा कर दें, मान के चलो कि अब हम सघन से विरल की ओर जाए, कहां जाए? सघन से विरल माध्यम की ओर अगर प्रकाश अगर जाए तब क्या होगा? क्योंकि सघन से आप विरल में जा रहे हो तो आपका स्पीड तो बढ़ जाएगा ना भाई। पहले आप ज्यादा पार्टिकल से टकरा रहे थे, अब आपको कम पार्टिकल से टकराना होगा, तो फिर क्या होगा? आपका स्पीड बढ़ेगा, मतलब कि आपका वेग क्या होगा? बढ़ जाएगा, बढ़ेगा। एक सेकेंड, मैं गलती लिख दी यहाँ पे, बढ़ेगा। आपका स्पीड क्या होगा? बढ़ेगा। तरंगदैर्ध्य क्या होगा? तो ये भी बढ़ेगा। आपका डेंग क्या हो जाएगा? तो ये भी बढ़ जाएगा। डेंग की दूरी क्या हो जाएगी? तो बढ़ जाएगी, बढ़ेगा। अगर हम देखें कि आवृत्ति क्या होगी, तो इस पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, मतलब कि अपरिवर्तित होगी, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ऐसे लिख देता हूं। पथ क्या होगा? तो पथ सघन की ओर ये भी मुड़ेगा, क्योंकि प्रकाश हमेशा जो है विरल से सघन की ओर ही गमन करती है,
सघन की ओर ये चली जाएगी। एवरीथिंग क्लियर? तो मुझे उम्मीद है कि ये मजा आया होगा आपको पढ़ के। अब हम अगला इसका जो गुण क्या है प्रकाश का, उस पर हम बात करेंगे। एवरीथिंग क्लियर है? किसी को कोई डाउट तो नहीं है? अगर किसी को भी थोड़ा सा भी अगर डाउट होगा तो मुझे आप कमेंट में जरूर बताना। लेकिन अभी अगले टॉपिक पे बढ़ने से पहले हम इसके बारे में थोड़ा सा और जानेंगे, और थोड़ा सा ये जानेंगे दोस्तों। एक सेकेंड, ये क्या हो गया भाई? 1 सेकेंड रुकना आप, 1 सेकेंड रुकना। लास्ट स्टेप नो, 1 सेकेंड। क्या हो गया भाई तेरे को? ये पता है क्या दिक्कत है? यहाँ पे बहुत सारे मच्छर आ चुके हैं, और वो मच्छर मुझे परेशान कर रहा है। हाँ, यहाँ पे था ना हम लोग। चलिए, ये मच्छर परेशान कर रहा है, कोई बात नहीं भाई। देखिए, इससे क्या क्या घटनाएं होती हैं ये जानना आवश्यक है। कौन कौन सी घटनाएं होती हैं, अगर आप मन लगा के अगर पढ़ लेंगे ना इसको, तो आप बोलेंगे कि आपका दिल का सारा दर्द, दिमाग का दर्द, सब दर्द आपका नष्ट हो चुका है, अगर आप मन से पढ़ेंगे तब। ठीक है? अगर आपको रटंत विद्या चाहिए तो फिर साइंस या फिर फिजिक्स आपका कंप्लीट नहीं हो सकता। मैंने भी वही कोशिश करी थी, लेकिन मेरा नहीं हुआ था। चलिए देखिए, अब हम क्या कर रहे हैं कि प्रकाश के अपवर्तन के कारण कौन कौन सी घटनाएं होती है। तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहला घटना, तारा जो होता है वो काफी ऊंचाई पे होता है। हम लोग यहाँ पृथ्वी पे है, जो कि काफी इससे नीचा है। प्रकाश क्या होता है कि ऐसे 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 गमन करते हुए आती है। तो क्या होता है कि हमें तारे जो है वो टिमटिमाते हुए नजर आते हैं। तारे क्या नजर आते हैं? टिमटिमाते हुए नजर आते हैं। तारे टिमटिमाते हुए नजर आते हैं, आपको कभी भी आप गलत नहीं करोगे। दूसरा चीज क्या होता है कि जो, अगर मान के चलो कि यहाँ पे एक गिलास है, क्या है दोस्तों? एक गिलास है। ये गिलास में जो है, मान के चलो कि एक यहाँ पे नीचे में हमने एक सिक्का रख दिया है। अब ये सिक्का जो है, जब आप ऊपर से यहाँ से आप देखेंगे तो सिक्का आपको कहाँ नजर आएगा? तो सिक्का आपको नजर आएगा ये तली से थोड़ा सा ऊंचा नजर आएगा। ये तली से थोड़ा सा ऊंचा नजर आएगा, तली से थोड़ा सा ऊंचा नजर आएगा। मान के चलो ये आपका एयर है। ये क्या है दोस्तों? एयर। यहाँ से कोई व्यक्ति जो है वो देख रहा है अपनी नंगी आंखों से। किस आंखों से? नंगी आंखों से ये देखने का काम कर रहा है। अब नंगी आंखों से देख रहा है दोस्तों, मान के चलिए ये 90 डिग्री का एंगल है, और यहाँ पे एक मछली है। मछली है भाई, मछली जो खाते होंगे उनको तो इसको देख के लाला चाहता ही होगा। वो बोलेंगे कि हम मछली को जा रहे हैं पकड़ने, तो ये क्या करेंगे? मछली को देखेंगे। अब ये जैसे ही देखेंगे तो प्रकाश जो है वो इस प्रकार यहाँ ये देखे, सॉरी कहाँ गया भाई? अच्छा चलो कोई बात नहीं, यहाँ प्रकाश आया, ऐसे देखे। अब इनको देखन, ये प्रकाश तो जाना चाहिए था इधर, लेकिन क्योंकि ये वाटर है, क्योंकि ये वाटर है, तो वाटर ज्यादा सघन होता है, एयर कम सघन होता है। मतलब कि हम विरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर जा रहे हैं, तो यहां जाना चाहिए था, लेकिन वो किधर जाएगा? प्रकाश जो है वो थोड़ा सा ऐसे मुड़ेगा, थोड़ा सा ऐसे मुड़ जाएगा, और इसी कारण जो है मछली हमको थोड़ी सी उठी हुई नजर आएगी। थोड़ी सी मछली क्या नजर आएगी? उठी हुई, क्योंकि हमको जाना चाहिए था ऐसे प्रकाश। ठीक है? लेकिन प्रकाश जो है वो हमें पहले ही मिल गई है, तो वो थोड़ी सी उठी हुई नजर आएगी। एक एग्जाम्पल मैं ऐसा दूंगा कि आपका दिमाग हिल जाएगा। आप मुझे एक क्वेश्चन मैं आपको लिख रहा हूं इस बोर्ड पे, मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं दोस्तों। अगर अगर वायुमंडल में एयर ना हो, वायुमंडल में हवा ना हो, तो दिन की अवधि पर क्या असर पड़ेगा? दिन की अवधि पर क्या असर पड़ेगा? अवधि पर क्या असर पड़ेगा? आप मुझे आंसर बताना। मैं आपको ऑप्शन भी अभी दे रहा हूं, दिन की अवधि पर क्या असर पड़ेगा। चॉइस ए, ऑप्शन नंबर ए है अवधि बढ़ जाएगी, बढ़ेगा। दूसरा बी ऑप्शन है घटेगा, घटेगा। तीसरा अपरिवर्तित, अपरिवर्तित रहेगा, अपरिवर्तित रहेगा। चौथा नन ऑफ दीज। आप मुझे बताइए क्या आंसर होगा इसका। तो आप बिल्कुल आप बोल सकते हैं अगर इस घटना को आप समझोगे तब। देखो ये हमारा रहा ये पृथ्वी, ये क्या है दोस्तों? पृथ्वी। कलर चेंज कर लूं क्या? दिख रहा है ना सही से? बढ़िया है भाई, इसको चेंज नहीं करते। कल ये हमारा क्या है दोस्तों? पृथ्वी। अब सूर्य जो है वो इधर है। सूर्य कहाँ है? यहाँ। सूर्य यहाँ पे उगती है, जो कि क्या है इधर? पूरब। इधर क्या है दोस्तों? पूरब। हम इधर मान लेते हैं पूरब है ये क्या है? पूरब। और इधर क्या है? ये है हमारा पश्चिम, ये है हमारा पश्चिम। ठीक है? जैसे होता है वैसे ही हमने मान लिया। ठीक है? अब ये सूर्य है, तो पूरब की ओर डूबती है। सूर्य क्या होता है? पूरब की ओर, सॉरी उगता है, पूरब की ओर उगता है। पूरब की ओर ये सूर्य क्या हो रही है? उग रहा है। लेकिन अब यहाँ पे देखिए कि जब यहाँ से कोई व्यक्ति जो है वो, यहाँ पे लाइट कैसे आ जा रही होगी कि ये आना जो चाहिए था इसको ऐसे, जब यहाँ पे होती तब। लेकिन क्या हो रहा है कि हमारी आंखों की ये जो है, मतलब कि ऐसे जो है, ऐसे ही जब सूर्य यहाँ है तभी ही हमको दिख जा रहा है। लेकिन जब कब होता? अगर एयर होता तब हमको ऐसे दिखता ये, क्योंकि यहाँ पे परावर्तन की क्रिया होती। परावर्तन की क्रिया होने के लिए प्रकाश में कण होना आवश्यक है, वायुमंडल में कण का होना आवश्यक है। और अगर कण ही नहीं होगा, हवा ही नहीं होगा, तो फिर परावर्तन नहीं होगा। अपवर्तन बोलना चाहिए था दोस्त।
अपवर्तन क्या होगा, नहीं होगा। अपवर्तन क्या होगा, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, कि फिर किरण मुड़ेगी नहीं। अगर मुड़ेगी नहीं तो जब सूर्य यहाँ पे आ जाएगी तब हमें दिखेगी। अब इसी तरीके से जब सूर्य जब जो अब सूर्य है ये यहाँ पे पश्चिम में डूब गया है, यहाँ पे डूब गया है, लेकिन डूबने के बाद भी हमें ये दिख रही है, हमें ये दिख रही है। क्यों दिख रही है, ये हमें क्यों दिख रही है, डूब चुकी है लेकिन फिर भी हमें दिख रही है। क्यों, क्योंकि हम यहाँ पे थोड़ा सा ये प्रकाश जो है हवा के होने से ये मुड़ रही है। तो जो चीज यहीं पे डूब चुकी है उसके बाद भी हमें ये दिखाई दे रहा है। इसका मतलब है कि यहाँ पे भी हम थोड़ा देर तक देख सकते हैं, डूबने के बाद भी हम सूर्य को देख पा रहे हैं यहाँ पे जो है। और सूर्य को उगने के, जब उगने के पहले ही हम सूर्य को देख पा रहे हैं। इसका मतलब है कि दिन की अवधि हमें क्या हुई है, जब हवा के होने से बढ़ रही है, हवा नहीं रहेगी तो ये दिन की अवधि घट जाएगी। क्या हो जाएगी, घट जाएगी। और कितना घट जाएगी, लगभग 4 मिनट की फर्क पड़ेगा। कितना मिनट का फर्क पड़ेगा दोस्तों, लगभग 4 मिनट का। तो ये चीजें आप ध्यान रखना है, ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है, देखो जब आप पानी में क्या करते हो, तालाब में एक छड़ी को डालो तो थोड़ा सा टेढ़ा दिखाई देता है। जैसे कि हमने देखा ये छड़ी है तो ये थोड़ा सा मुड़ा हुआ दिखाई देता है। छड़ी कैसी दिखाई देती है, थोड़ा सा मुड़ा हुआ दिखाई देता है। ये सारी जो घटना है वो किस कारण होता है, तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। जितने भी हमने आपको घटनाएं बताई, एवरीथिंग आपको, हम उम्मीद करते हैं कि सभी चीजें आपको क्लियर हो चुकी होंगी। अब हम नेक्स्ट गुण की ओर बढ़ते हैं कि अगला जो गुण है वो क्या है। ठीक है, देखिए अगला गुण हमारा क्या है, तो अब हम पढ़ रहे हैं प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन। अब ये परावर्तन क्या होता है, देखो परावर्तन में कोई भी माध्यम चेंज नहीं होता। सबसे पहले तो बात आपको ये ध्यान देना होगा कि परावर्तन में जो है माध्यम का कोई बदलाव नहीं होता है। अगर प्रकाश जो है यहाँ पे अगर विरल माध्यम में है, हवा में है, तो ये विरल माध्यम से में आई और विरल माध्यम में ही यहाँ से ये रिफ्लेक्ट हो गई, मतलब कि परावर्तित हो गई। ये आपतित किरण है, ये परावर्तित किरण है। यहाँ पे जो एंगल बना रहा है ये परावर्तन कोण है, और यहाँ पे जो एंगल बना रहा है ये आपतन कोण है। क्योंकि प्रकाश आ रही है इसलिए हम इसको आपतन कोण बोलेंगे। यहाँ से प्रकाश जा रही है मतलब कि परावर्तित कर रही है, इसलिए हम इसको परावर्तन कोण बोलेंगे। और इन दोनों का जो योग है वो बराबर होता है, क्योंकि ये तो 90 डिग्री वाला है ना भाई। तो आपतन कोण जो है, आपतन कोण, आपतन कोण, आपतन कोण जो है वो बराबर होता है किससे, तो परावर्तन कोण से। एवरीथिंग क्लियर हो रहा है या नहीं बताना। आपतन कोण जो है वो परावर्तन कोण के बराबर होता है। ठीक है, अगर इसमें अगर कोई पूछे कि वेग पे क्या प्रभाव पड़ेगा, वेलोसिटी पे, तरंग दैर्ध्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा, मतलब कि वेव लेंथ पे, तरंग दैर्ध्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा, वेव लेंथ जो है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अगर आपसे कोई पूछे कि आवृत्ति पर क्या प्रभाव पड़ेगा, अगर आपसे कोई पूछे कि पथ पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो सारी का सारा आप आंसर दे सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे जो है वो माध्यम चेंज नहीं हो रहा ना, माध्यम चेंज नहीं हो रहा। सघन से विरल अगर हो जा, सॉरी विरल से सघन होता तब स्पीड कम जाती, अगर सघन से विरल होता तब स्पीड बढ़ जाती। लेकिन यहाँ पे तो कुछ माध्यम का चेंज ही नहीं है भाई, तो फिर कोई बदलाव नहीं होगा स्पीड में, तरंग दैर्ध्य में भी कोई बदलाव नहीं होगा, आवृत्ति तो बदलती ही नहीं है। पथ क्या होगा कि बस वो रिफ्लेक्ट कर जाएगा, क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्ट कर जाएगा। जितने एंगल पे आया है उतना ही एंगल पर वो परावर्तित कर जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनते, तो इसलिए ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब हम अगला जो गुण है वहां से क्वेश्चन बनते हैं, प्रकाश का व्यतिकरण। प्रकाश का व्यतिकरण, और ये व्यतिकरण है क्या, इससे भी बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, तो इसको आपको देखना है। देखिए व्यतिकरण क्या होता है, यहाँ पे मैंने देखा कि प्रकाश जो है वो किस प्रकार गमन करती है मित्रों, तो प्रकाश जो है वो इस प्रकार गमन करती है। एक और प्रकाश होगा जो कि कुछ इस प्रकार ये भी गमन कर रहा होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये कम हो गया, यहाँ पे भी कम हो गया, यहाँ पे भी कम हो गया। कम हो गया या नहीं, यहाँ पे लाइट जो है वो ज्यादा है, यहाँ पे लाइट ज्यादा है, यहाँ पे फिर से ज्यादा हो गया। अब ये यहाँ पे फिर से ज्यादा हो गया, यहाँ पे कम है, यहाँ पे फिर से ज्यादा हो गया। तो इसी प्रकार का कुछ चित्र आप यहाँ पे भी देख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि जो प्रकाश होता है उसमें बहुत सारे तरंग जो है वो वेव में चलते रहते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है, सभी चीज समझ में आ रहा है। तो वेव ये जो है वेव फॉर्म में चलते हैं, तो कभी जो है प्रकाश जो है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है, कभी ज्यादा हो जाता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, तो यही है व्यतिकरण, यही है व्यतिकरण, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं इंटरफेरेंस। क्या बोलते हैं दोस्तों, इसको बोलते हैं इंटरफेरेंस। जैसे कि आप देखे होंगे कि पानी का जो बुलबुला है वो काफी चमकता है, जैसे कि होता है ना बच्चा लोग ऐसे डुबा डुबा के बुलबुला उड़ाता है, तो वो काफी चमकता है लाइट में, है ना, तो चमकता है। बुलबुले का चमकना, बुलबुले का रंगीन दिखाई देना, बुलबुले का रंगीन दिखाई देना। या फिर मोर के पंख का चमकना, मोर का पंख भी जो है वो काफी रंगीन दिखाई देता है, मोर का पंख
का रंगीन दिखाई देना, या फिर कोई भी जो पक्षी होते हैं उनके भी पंख काफी रंगीन दिखाई देते हैं। जैसे कि अगर कम ऊंचाई पे अगर जहाज अगर उड़ रहा है तो क्या होता है, कम ऊंचाई पे अगर जहाज अगर उड़ते हैं तो आप देखे होंगे, अब तो नहीं होता है लेकिन पहले ये घटना होती थी कि पहले एंटीना होता था। कम ऊंचाई पे अगर जहाज अगर आ रहा है, टेक ऑफ कर रहा है या फिर टेक ऑन कर रहा है, तो क्या होता था कि टेलीविजन के चित्र हिलने लगते थे, है ना, झिलमिलाहट आ जाती थी। तो वो भी किस कारण होता था, तो इंटरफ्रेंस के कारण ही होता था, व्यतिकरण का। मैं यहाँ पे सिर्फ टीवी लिख देता हूँ, टेलीविजन का झिलमिलाना, है ना, झिलमिलाना, कि कब, जब एरोप्लेन जो है वो काफी नीचा पर रहेगा तब। अगर वो ऊंचाई पर रहेगा तो ऐसा घटना नहीं होता था। एक घटना और आप याद रखो कि अगर सड़क है, ये सड़क है, सड़क जो है वो भीगी हुई है, ये सड़क क्या है, भीगी हुई है, मतलब कि इस पे पानी का मात्रा है, सड़क भीगी हुई है। अब देखना कि जब गाड़ी उड़ी चलता है ना तो कुछ उसका तेल वगैरह जो है वो सड़क पे गिर जाता है। अब तेल जैसे ही सड़क पे गिरता है वो काफी फैल जाता है और वह हमें रंगीन दिखाई देने लगता है। अब इस घटना को आप देख सकते हैं, जैसे कि नाली में मच्छर को मारने के लिए, मच्छर कम करने के लिए मिट्टी का तेल का छिड़काव करते हैं। कभी भी आप तेल का छिड़काव किए होंगे तो वहां पे आपने देखा होगा कि वो काफी चमकता है, तेल जो है वो काफी चमकता है, रंगीन दिखाई देता है। तो वो सारी की सारी घटना जो है वो व्यतिकरण के कारण ही होता है। ठीक है, तो एवरीथिंग क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। व्यतिकरण इसी प्रकार होता है, बस आप चित्र को याद रखिए, कभी चमकता है, कभी कम प्रकाश हो जाता है, कभी ज्यादा हो जाता है, इसी कारण जो है वो सारी चीजें रंगीन दिखाई देती है हमें। एवरीथिंग क्लियर। अब हम अगले गुण की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अब हम देखेंगे प्रकाश का विवर्तन, प्रकाश का विवर्तन, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। देखिए प्रकाश का विवर्तन क्या होता है, देखो यहां से प्रकाश आया, पहले आप समझिएगा, यहां से प्रकाश आया, लेकिन ये प्रकाश को तो जाना चाहिए था इस मार, ऐसे ऐसे जाना चाहिए था कि नहीं, क्योंकि प्रकाश तो इसी तरीके से खुला है। लेकिन जैसे ही प्रकाश यहाँ क्रॉस किया, इस तरफ मुड़ गया है, फिर ये भी इस तरफ मुड़ गया है, मतलब कि ये जो प्रकाश है ये मुड़ रही है। कभी कभी क्या होगा कि यहाँ पे मैंने मान के चला कि एक अपारदर्शी वस्तु यहाँ पे रख दिया है जिससे प्रकाश जो है वो पार ना हो सके, ओपेक वस्तु। अब यहाँ से प्रकाश आई, यहाँ से प्रकाश आई और यहाँ से भी मैं प्रकाश ला रहा हूँ, ये मैं लाइट ला रहा हूँ, तो ये लाइट जो है वो थोड़ा सा ऐसे मुड़ जाएगी, ये लाइट थोड़ा सा ऐसे मुड़ जाएगी, मुड़ जाती है या नहीं मुड़ जाती है। और इसी घटना के कारण अब देखो ये कहीं ना कहीं जाकर के तो ये फिर अंधेरा यहाँ साफ हो जाएगा भाई, इसका छाया बनेगा ही नहीं, अंधेरा तो साफ हो जाएगा। तो आप देखते होंगे कि जो पक्षी होते हैं, ये पक्षी अगर काफी आसमान में अगर उड़ रहे हैं, काफी क्या हो रहे हैं, मुझे बनाने नहीं आ रहा है, आसमान में उड़ रहे हैं, तो नीचे जो है इसका छाया बनती ही नहीं है, नीचे छाया नहीं बनेगी। अगर मान के चलो कि यही एकदम नीचा पे आ जाए तब इसका छाया बनेगा, ऊंचाई कम जाएगा तब छोटा सा छाया बनेगा, जैसे जैसे जितना नीचा आएगी उतना बड़ा इसका छाया बनेगा। और इसी का कारण आप देख सकते हैं, जो शुरुआत में ही हमने पढ़ा कि जो पत्ती होती है उसका उसी प्रकार का जो है वो छाया क्यों नहीं बन पाता है, तो यही इसका कारण है। क्या कारण है, तो प्रकाश का विवर्तन, प्रकाश का जो विवर्तन की घटना है, इसी कारण पत्तियों का जो डिजाइन है इस प्रकार नहीं बन पाता, इसका जो डिजाइन है वो इस प्रकार गोल बन जाता है। ठीक है, क्या आप समझ पा रहे हैं, तलवार की जो धार होती है उसकी परछाई नहीं बन पाती, क्यों, तो प्रकाश के विवर्तन के कारण ही। क्या आप समझ पा रहे हैं बात को। ओपेक वस्तु देखो यहाँ पे मैंने लाया था, तो एक बार समझा दिया, प्रकाश यहाँ से मैं भेज रहा हूँ, आ रही है, तो ये प्रकाश थोड़ा सा मुड़ती है, और ये मुड़ती है तो यहाँ भी मुड़ती है, और आगे चल करके जब ज्यादा डिस्टेंस हो जाता है तो यहाँ पे जो है वो इसकी छाया जो है वो समाप्त हो जाती है, फिर उसका छाया बनता ही नहीं है, यहीं तक उसका छाया बनता है। आप अपना छाया भी देखना, कुछ दूर तक ही बनेगी, कुछ दूर तक ही बनती है, क्योंकि प्रकाश जो है वो मुड़ती है। ठीक है, तो यही है प्रकाश का विवर्तन, मतलब कि प्रकाश का थोड़ा सा मुड़ना। अब हम अगला गुण की ओर देखते हैं, प्रकाश का ध्रुवन। अब देखो ये काफी इंपॉर्टेंट है, ध्रुवन ही है हमें बताता है कि प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है, प्रकाश कैसा है, अनुप्रस्थ। अब अनुप्रस्थ कहने का मतलब क्या है, देखो प्रकाश जो है वो अनुप्रस्थ है, जबकि जो ध्वनि है वो क्या है, अनुदैर्ध्य तरंग है। मैं अब आपको यहाँ पे अभी क्लियर करूंगा। अब देखो कि एक बल्ब जल रहा है, ये प्रकाश तो इसको हर जगह पे जाना चाहिए, हर जगह पे। अब यहाँ पे देखो कि एक जो है ये अनपोलराइज्ड लाइट है, जिसको हम पोलराइज नहीं कर पा रहे, मतलब ध्रुवित नहीं हुआ है अभी। अब यहाँ पे जो एक पोलराइजर हमने लगा दिया है, और पोलराइजर जैसे ही लगाया तो इस साइड जो है पोलराइज निकल रहा है, लाइट निकल रहा है, कैसा निकल रहा है, पोलराइज। अब इस घटना को अपने ऐसे नहीं समझ पाएंगे, ठीक है, मैं अपना तरीके से एक चित्र बना के आपको बताता हूँ। ठीक है, समझिएगा आप, थोड़ा सा मुझे हो सकता है कि चित्र बनाने में थोड़ा टाइम लगे, लेकिन मैं आपको समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। ठीक है, पूरी कोशिश रहेगी हमारी कि हम आपको अच्छे तरीके से समझा पाए। देखिए मैं यहाँ पे कुछ बना दे रहा हूँ, ये मान के चलो एक लाइट, ये कुछ भी है। अब यहाँ पे एक और बनाता हूँ, ठीक है, अंतर समझाता हूँ मैं आपको साउंड वगैरह में, अंतर मैं आपको समझा रहा हूँ, थोड़ा सा बस वेट करो। और थोड़ा, क्योंकि इसको बनाना मुझे, क्योंकि मैंने अभी इसको जस्ट सोचा ही है। देखिए यहाँ पे क्या है कि मैं यहाँ से जो है लाइट यहाँ पे जला दिया, कोई बल्ब जला दिया हूँ,
यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे मैं एक स्पीकर लगा रहा हूँ, क्या लगा रहा हूँ, स्पीकर। अब ये साउंड दे रही है, स्पीकर क्या दे रही है, तो साउंड दे रही है। अब यहाँ पे जो लाइट है वो गमन करने लग गई, लाइट जो है वो गमन करने लग गई, जो कि हर जगह पे चली गई। लाइट जो कहाँ जाएगी, तो क्या ये सिर्फ एक ही जगह पे जाएगी, बिल्कुल नहीं। आप कमरे में पढ़ते हैं, कमरे का दरवाजा अगर आप खुला रहता है तो बाहर भी लाइट जाती है ना, मतलब कि लाइट जो है वो हर जगह गमन कर जाती है, हर तरफ ये चली जाती है, थोड़ा सा ही जाए लेकिन वो चली जाती है। अब साउंड में भी यही घटना होता है। साउंड में अगर साउंड यहाँ पे बज रहा है तो ये साउंड जो है हर तरफ ये सुनाई देने लग जाता है। हाँ, दूरी जैसे बढ़ती है तो उसका जो है वो फ्रीक्वेंसी, आवाज जो है वो कम नहीं लगता है, लेकिन वो सुनाई हर जगह पे देता है, हर जगह पे सुनाई देगा। ठीक है, अगर आप रूम में बोल रहे हैं तो जो बगल वाला रूम होगा वहां भी हल्का बात आपका सुनाई दे देता है। ठीक है, बाहर भी सुनाई दे देता है। इसको आप रोक भी नहीं सकते, ठीक है, इसको आप बंद नहीं कर सकते। इसको मान के चलो आप दरवाजा बंद भी कर लोगे तो भी वो चला जाता है। लेकिन लाइट में क्या है ना, कि अगर आप इसको बंद कर दें, सभी को अगर आप बंद कर दें तो इसको आप पोलराइज कर देंगे और ये लाइट जो है वो फिर सीधा गमन करने लग जाता है। ठीक है, बात समझ में आया, यही है पोलराइज लाइट, मतलब इसको हम पोलराइज कर सकते हैं। जिस प्रकार आपको दिखता होगा कि एकदम पाइप, मतलब टॉर्च से आप देखते हैं कि उसको कभी कभी हम बहुत कम कर देते हैं एकदम सीधा। इसका अगर आपको घटना देखना है ना, तो फूस का छप्पर कभी देखो, वहां पे अगर छोटा सा छिद्र होता है तो सूर्य की किरणें एकदम जो है वो आपको एकदम सीधा एकदम नजर एकदम आ जाएगी, पोलराइज लाइट। ठीक है, मानते हैं कि ये चीज जो है वो क्लियर हो गया होगा। और इससे बस दो ही क्वेश्चन बनते हैं मेरे दोस्त, और क्या क्या बनता है, तो क्या ध्वनि जो है उसमें ध्रुवन होता है, तो आप बोलेंगे नहीं होता। ध्रुवन की घटना सिर्फ किसमें होती है, सिर्फ प्रकाश में होती है। ध्रुवन की घटना सिर्फ किसमें हो सकती है, प्रकाश में, मतलब सिर्फ हम प्रकाश को ही पोलराइज कर सकते हैं, ध्वनि को नहीं कर सकते। दूसरा क्वेश्चन इससे पूछा जाता है कि प्रकाश जो है वो एक अनुप्रस्थ रंग है, ये हमें किस घटना से पता चलता है, तो आप बोलेंगे कि ध्रुवन की घटना से हमें ये पता चलता है कि प्रकाश एक अनुप्रस्थ रंग है। ठीक है, एवरीथिंग क्लियर, दो ही क्वेश्चन यहां से बनते हैं। अब हम अगला घटना आते हैं जो कि है प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। बहुत ही अच्छी घटना है ये, तो समझिए इसको कि होता क्या है। अच्छा, इसको तो भाई मुझे खुद ही बनाना पड़ेगा क्योंकि मैं अच्छे से समझा नहीं पाऊंगा इसमें। चलिए हम इसको हम एक एक चीज क्लियर करते हैं। हम मान के चलते हैं कि यहाँ पे कोई सघन माध्यम है, क्या है, सघन माध्यम है। यहाँ पे जो है वो एक विरल माध्यम है, एक विरल माध्यम है। अब सघन माध्यम हम कुछ भी ले सकते हैं। यहाँ पे मान के चलो कि एक हीरा है, हीरा का एग्जांपल इस बार ले लेता हूँ। यहाँ पे हीरा की अपेक्षा कांच तो विरल होगा, तो कांच है। हम कोशिश कर रहे हैं कि जो हीरा है, हीरा से हम कांच को क्या करें, तो रिफ्लेक्ट करवा दे। हीरा से कांच को क्या करवाएं, तो हम हीरा से कांच में प्रकाश को डालें। तो चलो हम एक प्रकाश डाल लेते हैं और यहाँ पे हम पहले एक 90 डिग्री का एंगल क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, ये हमने प्रकाश को डाला। अब जैसे ही डाला तो ये प्रकाश जो है वो किधर मुड़ेगा, तो मुड़ना किधर चाहिए, तो सघन माध्यम की ओर। सघन माध्यम ऊपर है तो ऐसे मुड़ेगा। एवरीथिंग समझ में आ रहा है, समझ में आपको बिल्कुल आ रहा होगा। अब यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे वो सुविधा नहीं, हम इसको चाह रहे थे घुमाना, ठीक है, लेकिन हम इसको घुमा नहीं पाएंगे। सिलेक्ट हो पाएगा क्या ये इसमें नहीं हो पाता है। चलो हम ऐसे ही आपको समझाते हैं। अगर इसको हम पकड़ के अगर चाहें कि इसको हम घुमा ले, इसको घुमाएंगे तो एक ऐसा घटना आएगा इसी चीज को, कि यहां से हम इसको अगर ऐसे रखें तो फिर ये इसी पे चला जाएगा, इसी पे चला जाएगा। चला जाएगा कि नहीं चला जाएगा, आप मुझे बताओ। इसी चीज को हम यहां से हटा के यहां ले आए तो ये भी तो चला जाएगा इस पे, ये वाला कहाँ चला गया, यहाँ। और इसी को हम बोलते हैं क्रिटिकल एंगल। क्या बोलते हैं, क्रिटिकल एंगल, क्रिटिकल एंगल। इसको हम बोलते हैं क्रांतिक कोण। क्या बोलते हैं, क्रांतिक कोण, क्रांतिक कोण। देखना ये आपको ऐसे नहीं समझ में आएगा, मैं आपको एकदम जो आप मतलब कि आपने देखा होगा उस तरीके से मैं आपको बताऊंगा, बिल्कुल आप समझ जाओगे। चलो यहाँ पे समझो। अब क्या होगा कि जिसको क्रांतिक कोण का पता होगा, ठीक है, ये तो क्रांतिक कोण है ना, कि जब हम यहां से इसको हटा करके, यहां से मैंने इसको हटा दिया, यहां से हटा दिया, अब जो है वो लाइट हमारा किधर गमन कर रहा है दोस्तों, तो ये जो लाइट हमारा आया ये इसी पे चला गया है, इसी पे चला गया है। ठीक है, समझ में आया। अब हम इसको क्या करें कि इसको थोड़ा सा और नीचा करते हैं, इसको क्या करते हैं कि थोड़ा सा और नीचा करते हैं। अब क्या होगा, अब क्या होगा दोस्तों कि यहां से अगर हम इसको हम लाइट को ले आए तो ये ऐसे चला जाएगा, चला जाएगा या नहीं चला जाएगा, तो आप बोलेंगे बिल्कुल चला जाएगा। तो वही घटना यहाँ पे दिखाया गया है, मतलब कि प्रकाश यहाँ आई और इसी माध्यम में रिफ्लेक्ट कर गई। ये देखो इसी में रिफ्लेक्ट कर गया, मतलब कि क्रांतिक कोण का अगर पता होगा तभी उसी में वो रिफ्लेक्ट करेगा। ठीक है ना, तो सघन माध्यम से सघन माध्यम में ही रह गया, मतलब कि माध्यम में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। समझ पा रहे हैं, माध्यम में कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ है। अगर माध्यम में परिवर्तन नहीं हुआ है तो वेग में कोई परिवर्तन नहीं होगा, और वेग में नहीं हुआ है तो तरंगदैर्घ्य में नहीं होगा, और आवृत्ति तो चेंज ही नहीं होता, और पथ जो है वो सघन माध्यम की ओर ही गई है, बस परावर्तित हुई है। एवरीथिंग क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। अब हम यहाँ पे एक आपको एग्जांपल देते हैं। बहुत सारे आपने देखे होंगे कि आपके घर
में भी या फिर आपके गांव तरफ क्या होगा कि एक तालाब होगा। अब तालाब में क्या करते हैं, स्कूल पहले हम लोग भी करते थे, है ना, 4-5 बच्चे होते थे ना, तो बोलते थे "ए, चलो एक ढेला लेते थे और ढेला लेकर के मारते थे पानी में। तो बहुत सारा लोग मारता था, पानी जो ढेला होता था वो डूब जाता था तालाब में। हम लोग क्या करते थे कि ऐसे लेके और ऐसे मारते थे, ऐसे मारते थे ना, तो हमको क्रांति कोण का पता था ना, हमको क्रांति कोण का पता होता था। तो क्रांति कोण का पता था तो ऐसे मारते थे तो ढेला अंदर नहीं जाता था, वो ऐसे करता था, ऐसे ऐसे ऐसे, है ना। ढेला कैसे करता था, इस प्रकार करता था, ऐसे, है ना, ऐसे जाता था। मतलब तो हम बोलते थे देखो मेरा वाला 3 बार उछला, मेरा वाला 4 बार उछला, है ना। तो वही है क्रांति कोण का हमको पता था, इसी एंगल, मतलब वो वाला एंगल हमें पता था, तब हम वो घटना कर पा रहे थे। अगर हम उसको ज्यादा ऊंचाई से मारते तो ढेला जो है वो पानी में चला जाता। समझ पा रहे हैं। तो क्रांति कोण का पता होना जरूरी है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होने के लिए। ठीक है, अब देखिए इससे क्या क्या घटनाएं होती है। मैं घटनाओं की बात कर लेता हूं। तो मृग मिर्च का जो बनता है, मृग मिर्च का जो बनता है, जो सड़कों पर आप देखते हैं, जो सड़कों पर देखते हैं या फिर रेगिस्तान में जो बनता है, जो कि आगे आपको पानी दिखाई देता है जबकि पानी होता नहीं है, तो वो क्यों दिखाई देता है, तो वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण ही आपको दिखाई देता है। या फिर हीरे का जो चमकना होता है, हीरा जो चमकता है वो भी क्यों चमकता है, क्योंकि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण ही वो चमकता है। क्योंकि हीरे की क्रांति कोण कम होती है, हीरे की क्या होती है, क्रांति कोण काफी कम होती है, इसलिए वो हमें चमकता हुआ दिखाई देता है। अब जो है क्रिटिकल एंगल का एक चीज हम आपको बता रहे हैं। हालांकि ये चीजें जो है वो सभी जो वनडे एग्जाम होते हैं उसमें नहीं पूछे जाते, लेकिन अगर आप बीपीएससी वगैरह के लिए अगर आप ये क्लास देख रहे हैं तो भी आपके लिए काफी बेनिफिशियल है। लेकिन हम चाहते हैं कि उसके लिए भी ये बेनिफिशियल हो, तो क्रिटिकल एंगल को हम क्या बोलते हैं, हिंदी में क्रांति कोण बोलते हैं। और क्रिटिकल एंगल बराबर क्या होता है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, क्रिटिकल एंगल बराबर होता है 1 बाई, एक सेकेंड, क्रिटिकल एंगल बराबर हम लिख सकते हैं क्या, साइन सी। साइन सी, साइन सी बराबर क्या होता है, तो साइन सी बराबर हम 1/म्यू लिखेंगे, 1/म्यू, 1/म्यू, 1/म्यू। अब म्यू जितना अधिक होगा तो क्रांति कोण उतना कम होगा, म्यू जितना अधिक होगा क्रांति कोण उतना कम होगा, और क्रांति कोण जितना ज्यादा होगा तो म्यू उतना ही कम होगा। ठीक है, म्यू उतना ही अधिक होगा। अब देखो यहां से क्वेश्चन क्या बन जाता है, कभी कभी पूछता है कि हीरा जो चमकता है, हीरा हीरा चमकता है क्यों, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। आपसे क्वेश्चन ऐसे देगा, मैं बना नहीं पा रहा हूं, मैं बनाता हूं अभी, कि मतलब हीरा जो है वो क्यों चमकता है। पहला ऑप्शन है आपके पास, क्रांति कोण कम होते हैं, क्रांति कोण अधिक होता है, म्यू कम होता है। तो आप क्या आंसर लगाएंगे, आप लगाएंगे कि क्रांति कोण कम होता है। अगर म्यू अगर अधिक वाला अगर ऑप्शन दिया होता तब हम म्यू अधिक वाला लगाते, क्योंकि पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो रहा है ना यहाँ पे, तो क्रांति कोण हीरे में कम होती है जिसके कारण म्यू जो है वो अधिक हो जाता है ना। क्रांति कोण जितना कम होगा, क्रांति कोण जितना कम होगा म्यू उतना ही अधिक होगा। एवरीथिंग क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। सड़क जो है वो भीगा हुआ भी दिखाई देता है, ये हमने पढ़ लिया है सभी चीजें। हाँ, एक क्वेश्चन और पूछा गया था और ये बिहार पुलिस में भी हमने 2-3 बार देखा कि ऑप्टिकल फाइबर यानी प्रकाशीय तंतु से ये क्वेश्चन था। प्रकाशीय तंतु, प्रकाशीय तंतु जो है वो किस पे कार्य करता है, मतलब कि ऑप्टिकल फाइबर, ऑप्टिकल फाइबर, ऑप्टिकल फाइबर जो है वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर ही कार्य करता है। तो ये चीजें आपको ध्यान रखना। चलिए अब हम अगले गुण की ओर बढ़ जाते हैं दोस्तों, बहुत हो गया। अब देखिए प्रकाश का वर्ण विक्षेपण जो कि काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यह लाइट का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैं इसको मान के चल रहा हूँ। ठीक है, देखिए प्रकाश का वर्ण विक्षेपण की घटना हम पहले समझते हैं। ये देखो एक प्रिज्म है, ये दोस्तों क्या है, तो एक प्रिज्म है, इसमें हमको कलर चेंज करना पड़ेगा दोस्त। चलो कलर ले लेते हैं। ये क्या है, तो एक प्रिज्म है जो कि शीशे की होती है और ये 3D होती है। प्रिज्म है, ये क्या है, एक प्रिज्म है। अब ये प्रिज्म से देखो कि हमने एक श्वेत प्रकाश को गुजारा। अब जैसे ही श्वेत प्रकाश को गुजारा तो हमने अभी आपको बताया कि जब विरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर प्रकाश जाती है तो वो क्या होगी, सघन माध्यम की ओर मुड़ जाएगी, सघन माध्यम की ओर मुड़ जाएगी। इसको जाना चाहिए था ऐसे, इसको तो जाना चाहिए था इस प्रकार से, है ना, लेकिन ये यहाँ से थोड़ी सी मुड़ी और मुड़ करके ये जो है बहुत सारे कलर यहाँ पे निकाल रही है, बहुत सारे कलर निकाल रही है। और कितने कलर निकाल रही है, तो आप बोलेंगे कि 7 कलर निकाल रही है। कितने कलर निकाल रही है, 7 कलर निकाल रही है। अब ये 7 कलर को पहले हम समझेंगे, उसके बाद हम सारी चीजें आपको बताएंगे, कलर भी बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए हम कलर को पहले हम समझते हैं। इसको लिखने के लिए मैं पेन का कलर फिर से वही कर लेता हूं ताकि उसमें जो है वो सही से हमें सभी चीजें दिखें। देखिए मैं पेन का कलर वही कर लिया हूं। अब यहाँ पे देखो कि सबसे ऊपर में जो है वो कौन सा कलर है, तो ये जो है रेड है। क्या है, रेड है। ये भी एक कलर है, ठीक है, ये भी एक कलर है। कौन कौन सा कलर है इसको आप समझिएगा, इंद्रधनुष में भी आपको ये काम देगा। तो एक एक चीजें आपको ध्यान से समझना है। मैं 7 कलर यहाँ पे लिखता हूँ।
तो इसको कैसे याद करेंगे, VIBGYOR, विबग्योर। हम इसको क्या बोलेंगे, विबग्योर। अब इसका फुल फॉर्म जानिए, R फॉर रेड, O फॉर ऑरेंज, O फॉर ऑरेंज, Y फॉर येलो, येलो, ठीक है, G फॉर ग्रीन, G फॉर ग्रीन, B फॉर ब्लू, ब्लू। अब I से इंडिगो, 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 V फॉर वायलेट, वायोलेट, वायलेट, वायलेट कलर। ठीक है, ये 7 कलर आप देख पा रहे हैं। अब इसको हिंदी नाम में देखिए कहाँ इसमें विवाद है। इसको हम आराम से इसको लाल बोल देते हैं, इसको आराम से हम नारंगी बोलते हैं, इसमें कोई विवाद नहीं। इसको हम आराम से पीला बोलते हैं, कोई विवाद नहीं है यहाँ पे। इसको हम आराम से हरा बोलते हैं, कोई विवाद नहीं है। इसको हम आराम से नीला बोलते हैं और ये कोई विवाद नहीं है। यहाँ पे देखो हम इसको बैगनी बोलते हैं, यहाँ पे भी कोई विवाद नहीं है। विवाद यहाँ पे है कि इंडिगो को क्या बोला जाए। तो अधिकतर बुक्स में आपको जो है इसके नाम जो है वो जामुनी मिलते हैं, क्योंकि जामुन का कलर का ये होता है, तो जामुनी। लेकिन बहुत सारे ऐसे बुक हैं जहाँ पे आपको आसमानी भी देखने को मिलता है, आसमानी भी देखने को मिलता है। ठीक है, ये बात समझ गए हैं आप। अगर आप ये बात समझ गए हैं तो बहुत अच्छी बात है। और हिंदी में ही, हिंदी नाम में ही यहाँ पे दिक्कत है, इंग्लिश में कोई दिक्कत नहीं है। तो आप विबग्योर याद रखो, या फिर हिंदी में आप बैजानिया पिनाला इसको याद रख सकते हैं, बैजानिया पिनाला। बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल। एवरीथिंग क्लियर है। अब देखो यहाँ पे इसको जाना कैसे चाहिए था मेरे मित्र, इसको जाना कैसे चाहिए था मेरे मित्र, इसको जाना चाहिए था ऐसे। इसको जाना कैसे चाहिए था, इसको जाना चाहिए था इस लाइट को कुछ इस प्रकार। इसको कैसे जाना, हो सॉरी, ये तो सारी चीजें मैं गड़बड़ कर दिया भाई। चलो इसको मैं फिर से इसको लिख दूंगा। चलो अब इस घटना को हम फिर से नहीं समझेंगे, लेकिन हम इसको आपको समझा देते हैं। चलो इसको लाइट को ऐसे जाना चाहिए था, इसको लाइट को कैसे जाना चाहिए था, ऐसे जाना चाहिए था। इसको लाइट को जाना चाहिए था ऐसे। अब क्या हुआ कि यहाँ से जो रंग जो विक्षेपित जो हुए, तो ऐसे थोड़ा सा ये रंग जो है वो मुड़ा, और ये मुड़ करके यहाँ पे आ गया क्या, तो यहाँ पे लाल आ गया और यहाँ पे आ गया नारंगी, यहाँ पे आ गया नारंगी। अब यहाँ पे देखो कि सबसे ज्यादा जो विक्षेपण हुआ है वो किसका हुआ है, जाना चाहिए था ऐसे, लेकिन लाल वाला गया है ऐसे गया है। ये देखो ये आपका लाल वाला है, और ये आपका नीचे जो है वो बैगनी वाला है। नीचे कौन सा है, बैगनी वाला। ये यहाँ पे जो एंगल जो ये जो बना, ये विचलन है। क्या है दोस्तों, यही तो है इसका विचलन, मतलब कि ये विचलित हुआ है, विचलित हुआ, इसको विचलन लिखते हैं। ये जो है विचलन है, विचलन हुआ। तो कौन सा रंग का विचलन सबसे अधिक हुआ है, तो आप बोलेंगे कि बैगनी रंग का अधिक हुआ है। क्यों, क्योंकि बैगनी का देखो ये यहां तक चला गया है, तो बैगनी रंग जो है अधिक विचलित हो रहा है। कौन सा रंग, तो बैगनी रंग जो है वो अधिक विचलित हुआ है। कि नीचे तो हमारा बैगनी ही है ना, नीचे क्या है, तो बैगनी रंग है। बैगनी रंग अधिक विचलित हुआ है, जबकि लाल रंग जो है वो सबसे कम विचलित हुआ है। सबसे, एक सेकेंड, सबसे कम विचलित कौन सा रंग हुआ है, तो आप बोलेंगे लाल। अब देखो यहां से क्या क्वेश्चन बनते हैं, मैं आपको एक एक चीजें आपको क्लियर करवाता हूं। देखिए लाल रंग का जो है विचलन सबसे कम हुआ है। अब विचलन कम होने का मतलब क्या है, विचलन कम होने का मतलब है कि ऐसे हुआ है, ये कम विचलित हुआ है, ठीक है, ऐसे। जबकि बैगनी रंग अधिक विचलित हुआ, ज्यादा विचलित हुआ। ज्यादा विचलित होने का मतलब क्या है कि ये ऐसे 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 बहुत बार ये विचलित हुआ है, इस प्रकार से, ठीक है, ऐसे समझना। अब ये देखो ये डुबुक 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 ऐसे कर रहा है। अब यहाँ पे क्या है कि ये जो है, यहाँ पे देखिए ये वाला डिस्टेंस, ये क्या है, तो तरंग दैर्ध्य है। यहाँ पे भी ये तो यही होगा तरंग दैर्ध्य, ये वाला तरंग दैर्ध्य है, ठीक है, आप ऊपर भी ले सकते हैं। ये क्या है, तरंग दैर्ध्य, तरंग दैर्ध्य यानी कि वेव लेंथ, वेव लेंथ, तरंग दैर्ध्य, ये इसका क्या है, तो बोलेंगे तरंग दैर्ध्य, तरंग दैर्ध्य। अब बताओ कि किस रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक हुआ, तो हम बोलेंगे कि लाल का, इसका तरंग दैर्ध्य जो है वो सबसे अधिक है। कौन सा रंग का तरंग दैर्ध्य जो है वो सबसे अधिक है, तो आप बोलेंगे कि लाल रंग का जो तरंग दैर्ध्य है वो सबसे अधिक होता है। जबकि बैगनी रंग का जो है तरंग दैर्ध्य जो है वो सबसे कम होता है। अब यहाँ पे हमने ये चीजें देख ली है। ये देखो तरंग दैर्ध्य इसका सबसे छोटा बन रहा है, इसका बहुत बड़ा बन रहा है, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये कम विचलित हुआ और ये अधिक विचलित हुआ, ठीक है। एवरीथिंग यहाँ पे क्लियर है। अब यहाँ पे तरंग दैर्ध्य जिसका अधिक होगा वो ज्यादा दूर जाएगा, वो कहा जाएगा तो ज्यादा दूर जाएगा, ठीक है। वो कितना क्या होगा, तो वो ज्यादा दूर जाएगा। और इसीलिए क्योंकि वो विचलित कम हो रहा है, और इसीलिए हम सिग्नल वाले लाइट में लाल रंग का प्रयोग करते हैं, ठीक है। और ये जो है वो कम दूर जाएगा। सबसे कम दूर कौन जाएगा, तो बैगनी रंग। सबसे अधिक दूर कौन जाएगा, तो आप बोलेंगे लाल रंग। अब यहाँ से देखो क्वेश्चन, तरंग दैर्ध्य जो है इसका 7500 एंगस्ट्रम होता है। कितना, 7500 एंगस्ट्रम। इसका जो है वो लगभग
4000 एंगस्ट्रम होता है इसका बैगनी का। अब यहां से मैं 2-3 चीजें आपको लिख देता हूं। जिस कलर का 4000 एंगस्ट्रम से लेकर के कहां तक, तो 7500 एंगस्ट्रम के बीच जो होती है वो क्या कहलाता है, तो वो कहलाता है दृश्य किरण। क्या कहलाता है, दृश्य किरण। अब अगर ऐसा भी होगा कि 4000 एंगस्ट्रम से अगर कम है तो वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा पराबैंगनी किरण। क्या कहलाएगा, पराबैंगनी किरण, पराबैंगनी किरण। अगर ऐसा भी घटना हो सकता है कि 7500 एंगस्ट्रम से कम हो जाए तो क्या कहलाएगा, 7500 एंगस्ट्रम से ज्यादा हो जाए तब क्या कहलाएगा। अगर ये 7500 एंगस्ट्रम से ज्यादा अगर लाइट अगर हो जाए तो उसको हम बोलेंगे अवरक्त किरण। क्या बोलेंगे, अवरक्त किरण, अवरक्त। तो ये चीजें आपको ध्यान रखना है, इतनी बात। कौन सी किरण क्या है, तो 4000 से 7500 एंगस्ट्रम के बीच की जो किरण है उसको हम बोलते हैं दृश्य किरण। 4000 से नीचे की किरण को हम बोलते हैं पराबैंगनी किरण, और 7500 से ऊपर की किरण को बोलते हैं अवरक्त किरण। यहां तक मुझे लगता है कि कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं होगी प्रकाश के गुण में। चलिए अब हम नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ेंगे और अगला चीज देखते हैं कि क्या है। एक सेकेंड, हाँ ये देखो, अब हम कलर पढ़ने वाले हैं दोस्तों, जो कि आपके क्वेश्चन बनते ही हैं, हर एग्जाम के लिए है। तो कलर जो है वो होते हैं, वो 3 तरह के कलर होते हैं। 3 तरह के कलर होते हैं। कौन कौन सा कलर होता है, एक होता है प्राथमिक मतलब कि प्राइमरी, दूसरा होता है द्वितीयक मतलब कि सेकेंडरी, द्वितीयक सेकेंडरी कलर, और एक होता है, एक क्या होता है, प्राथमिक होता है, द्वितीयक होता है, एक होता है संपूरक, संपूरक मतलब कि कॉम्प्लीमेंट्री। ठीक है, ये 3 तरह के कलर होते हैं। तो प्राइमरी कलर कौन होता है, तो रेड, ब्लू और ग्रीन, आरबीजी। आरबी जो है वो प्राथमिक रंग होता है। तो यहाँ पे इसको हम ऐसे लिख लेते हैं, एक सेकेंड, देखो अभी हम कैसे सारी चीजें आपको ट्रिक वगैरह से सब चीज समझाते हैं। ये हो गया आर, ये हो गया बी और ये हो गया जी। ठीक है, यहाँ पे मैंने लग दिया, ये है लाल, ये है हरा और ये है ब्लू, जो कि प्राथमिक रंग है। एवरीथिंग क्लियर। अब देखो कि 2 कलर को जब मिलाने से कोई रंग बनता है तो उसको हम बोलते हैं सेकेंडरी। मान के चलो कि लाल और एक सेकेंड, लाल और हरा को हम मिला रहे हैं, हाँ सही है भाई, लाल और हरा को मिला रहे हैं तो क्या बनेगा, येलो बनेगा। ठीक है, लाल और हरा को मिला रहे हैं तो क्या बनेगा, येलो। अब यहाँ पे देखो कि लाल और नीला को अगर हम मिला दें तो क्या बनेगा, मैजेंटा। ठीक है, अगर हरा और नीला को अगर मिला दें तो क्या बनेगा, तो आप बोलेंगे सियान बनेगा। ठीक है, यहां तक अभी मैं सारी बातें आपको याद भी करवा दूंगा, टेंशन ना लो। अब देखिए कि हमने क्या पढ़ा कि जो 2 प्राथमिक रंग से जो रंग बनते हैं उसको हम बोलते हैं, 2 प्राथमिक रंगों को मिलाने से जो रंग बनते हैं उसको हम बोलते हैं द्वितीयक रंग। तो हमने यहां देखा कि सियान, येलो और मैजेंटा। कौन सा, सियान, येलो और मैजेंटा, ये जो है वो कौन से हैं, तो द्वितीयक रंग है। अब जिस रंग को मिलाने से व्हाइट का निर्माण हो जाए उसको हम क्या बोलते हैं, तो उसको हम बोलते हैं संपूरक रंग। अब इसको देखिए, हम इसको मिलाते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, अब हम इसको अगर मिला दें ब्लू को और येलो को तो क्या बन जाएगा, व्हाइट बन जाएगा। मैजेंटा और ग्रीन को मिला दें तो व्हाइट बन जाएगा। सियान और रेड को मिला दें तो भी व्हाइट बन जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो रटने वाले बच्चे क्या करते हैं, मैं अभी आपको थोड़ी देर में आपको दिखाता हूँ। देखिए अब इसको हम ट्रिक से कैसे याद करें, पहले तो इसको हम फुल फॉर्म आपको लिख देते हैं, येलो। चलो इसको हिंदी में ही लिख देते हैं, पीला, येलो है ये। ठीक है, ये क्या है, ये लाल है मतलब कि रेड। ये क्या है, तो ये मैजेंटा है, मैजेंटा, मैजेंटा। ये क्या है, तो ये है नीला। ये कौन सा रंग है दोस्तों, तो ये है नीला। और ये कौन सा रंग है, सियान। ये सियान, कृष्ण जी वाला कलर है ना, सियान। और ये कौन सा रंग है, तो ये है हरा। ठीक है, और बाकी तो आप उजला, आप समझ रहे हैं, व्हाइट। ठीक है, अब देखिए कि इसको हम याद कैसे करें, तो इसको आप याद ऐसे कर लो, जाओ या रहो। जाओ, जाओ मतलब गो, गो, गो। जाओ को ऐसे तो जे से होता है लेकिन अब जी भी लिख सकते हैं। जाओ या रहो, मुझे बेचैन करना छोड़ो। जाओ या रहो, मुझे बेचैन करना छोड़ो। क्लियर है, क्लियर है, ये ट्रिक आप ध्यान रखना। जाओ या रहो, मुझे बेचैन करना छोड़ दो। ठीक है, जाओ या रहो, मुझे बेचैन करना छोड़ दो भाई, छोड़ दो। ठीक है, मुझे बेचैन मत करो। अब यहां से क्वेश्चन मैं यहाँ पे इससे एक पूछ लेता हूँ, क्या पूछ लेता हूँ, एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ कि आर मतलब कि रेड प्लस ग्रीन प्लस येलो क्या बनेगा। मुझे आप कमेंट में जल्दी से बताना, लेकिन आप कमेंट में कैसे बताओगे भाई, ये तो मैं रिकॉर्डिंग क्लास कर रहा हूँ। चलो, तो ये क्या बनेगा, तो जो रटंत विद्या वाले होंगे ना वो 3 कलर जैसे ही देखेंगे बोलेंगे सफेद।
बोलेंगे या नहीं बोलेंगे? बिल्कुल बोलेंगे। और आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स अगर देख रहे हैं तो वो यही चीज सोच भी रहे होंगे, लेकिन ये गलत है, इसको नहीं सोचना। देखो, जब भी तीन कलर दे तो दो कलर को पहले मिलाओ। तो रेड और ग्रीन को हम पहले मिलाए, तो रेड और ग्रीन को मिलाने से क्या बनता है? तो बनता है येलो। रेड और ग्रीन को मिलाने से येलो, और येलो प्लस येलो क्या बनेगा? तो आप बोलेंगे येलो। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? येलो। तो इसलिए बोलता हूँ कि रटंत विद्या नहीं चलता है साइंस में। हाँ, अगर इस तरीके की चीज होता कि रेड प्लस ग्रीन प्लस ब्लू, रेड प्लस ग्रीन प्लस ब्लू, ये क्या बनेगा? ये मेरा पहला क्वेश्चन है, ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है। रेड प्लस ग्रीन प्लस ब्लू कौन सा रंग बनेगा? तो देखो, रेड प्लस ग्रीन को मिलाएंगे तो येलो बन जाएगा। रेड प्लस ग्रीन को मिलाने से येलो, और इसके साथ हम ब्लू मिला देते हैं तो येलो और ब्लू कौन सा रंग बन जाएगा? तो आप बोलेंगे कि व्हाइट बन जाएगा, है ना। कौन सा रंग बन जाएगा? व्हाइट। तो ये भी हम मान के चलते हैं कि ये भी चीज जो है वो आपका कंप्लीट हो चुका होगा और इसमें किसी को कोई परेशानी नहीं होगी। अब हम अगला टॉपिक की ओर पढ़ते हैं, और अगला टॉपिक जो है वो काफी शानदार होने वाला है, तो इसको भी आपको ध्यान से समझना है। रेनबो। रेनबो, रेनबो का निर्माण क्यों होता है? तो रेनबो का जो निर्माण है वो प्रकाश के बहुत सारी घटनाओं के कारण होता है। वो जब आप देखेंगे तब आपको समझ में आएगा। रेनबो दो तरीके के होते हैं, प्राथमिक और द्वितीयक। रेनबो कितने तरीके के होते हैं? दो, प्राथमिक और द्वितीयक रंग। द्वितीयक होते हैं दो तरीके के। प्राथमिक कौन होता है, द्वितीयक कौन होता है, वो भी समझेंगे। लेकिन सबसे पहली बात कि रेनबो जो है हमेशा सूर्य के विपरीत दिशा की ओर बनता है। रेनबो कब कहाँ बनता है? तो हमेशा सूर्य के विपरीत दिशा की ओर बनता है। सबसे पहला बात तो ये नोट कर लो, सूर्य के विपरीत। सूर्य के विपरीत, कभी कभी यहां से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ठीक है। सूर्य अगर पश्चिम दिशा की ओर है तो रेनबो का निर्माण किधर होगा, इस तरीके के। दूसरा कि कभी भी 12 बजे दोपहर में रेनबो नहीं बनता है। 12 बजे दोपहर में कभी भी जो है इंद्रधनुष का निर्माण जो है वो नहीं होता है। तो ये भी चीजें ध्यान रखना, 12 बजे कभी भी इंद्रधनुष नहीं बनता। यहाँ तक ये चीज क्लियर है। दो चीज अभी तक मैंने बताया। आप देखो कि प्राथमिक क्या है और द्वितीय क्या है। देखिए, यहाँ पे आपको ध्यान से बस समझना है, मैं आपको बहुत ही अच्छे से समझा दूंगा। फिर तो आप बोलेंगे वाह क्या बताया सर आपने, है ना। फिर तो आप बोलेंगे एकदम वाह, बोलेंगे वाह निकलेगा मुंह से। देखो, ये सन है, ये भी सन है, ठीक है। दो मैंने बना लिया। अब इसमें हम क्या करते हैं? प्रकाश को गुजारते हैं, प्रकाश को गुजारते हैं। ये देखो, हम यहाँ से एक लाइट लेके आए, लाइट लेके आए। अब लाइट जो लेकर के आया, तो आपको पता है कि जैसे ही ये विरल से सघन की ओर जाएगा तो क्या होगा? थोड़ी सी अपवर्तित होगी। तो देखो, इसको हम अपवर्तित कर देते हैं। अपवर्तित हो गया या नहीं? लाइट अपवर्तित हुआ। अब अपवर्तन होने के बाद ये फिर यहाँ देखो, ये फिर ये क्या हो गया? अब मुझे बताना, ये क्या हुआ? यहाँ पे तो पहली बार अपवर्तन हुआ, यहाँ पे अब पूर्ण आंतरिक परावर्तन हुआ, क्योंकि ये अंदर में ही रह गया। माध्यम चेंज नहीं हो रहा है, माध्यम यहाँ पे माध्यम चेंज हुआ, लेकिन यहाँ पे कोई माध्यम चेंज नहीं हुआ, हमने अभी पीछे पढ़ा। तो ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन है। आपको घटना सारी चीजें आपको समझ में आएंगी। अब यहाँ पे देखो, ये फिर थोड़ा सा ऐसे फिर ये मुड़ गया। तो यहाँ पे क्या हुआ? अब ये फिर से अपवर्तन की क्रिया हुई। मतलब यहाँ पे अपवर्तन एक बार और यहाँ पे एक अपवर्तन। तो अपवर्तन कितना बार हुआ? यहाँ पे देखो, अपवर्तन, अपवर्तन कितना बार हुआ? तो आप बोलेंगे अपवर्तन दो बार हुआ। इसमें पूर्ण आंतरिक परावर्तन कितना बार हुआ? एक बार हुआ। पूर्ण आंतरिक परावर्तन, पूर्ण आंतरिक कभी नहीं भूलोगे भाई, लेकिन थोड़ा सा आपको यहाँ पे सारी चीजें आपको देखनी पड़ेगी। पूर्ण आंतरिक परावर्तन, पेशेंस बनाना पड़ेगा। पूर्ण आंतरिक परावर्तन कितना बार हुआ? तो एक बार, ठीक है। पुनः अब देखो कि यहाँ पे जो है, अगर लाइट हम श्वेत प्रकाश को लेके गए हैं तो यहाँ पे क्या होगा? विक्षेपण भी तो होगा, वर्ण विक्षेपण भी तो होगा। जैसे कि अभी हमने प्रिज्म में देखा था, वहां पे वर्ण विक्षेपण हो रहा था, 7 भागों में जो है रंग बट रहा था, 7 रंगों में प्रकाश बट रहा था। तो ये जो है हम ऊपर वाला रंग लेके गए हैं, तो ये कौन सा रंग है भाई? तो ये लाल है, ये लाल है। अब ध्यान रखना, ये क्या है? लाल। अब देखिए कि ये जो है, अब हम सबसे नीचे वाला कलर को लेके जा रहे हैं, जो कि है मेरा बैगनी रंग का। अब ये कौन सा कलर है भाई? तो ये बैगनी रंग का है। ये भी देखो एक बार ही हो रहा है ना। अब ये बैगनी फिर से ये बाहर निकल गया। ये देखिए, अब ये इंद्रधनुष का हमारा निर्माण हो चुका है। तो यहाँ पे नीचे में कौन सा है? तो नीचे में बैगनी कलर आया है, जबकि ऊपर में कौन सा रंग आया है? ऊपर में लाल है, नीचे में बैगनी है। यहाँ पे देखिए, ऊपर में आपको लाल दिखाई दे रहा होगा, नीचे में बैगनी दिखाई दे रहा होगा। इसका मतलब है कि ये प्राथमिक है। ये कौन सा है? ये जो है प्राथमिक इंद्रधनुष है, जो कि हमें साफ दिखाई देता है। अब साफ क्यों दिखाई देता है? क्योंकि इसमें एक बार ही जो है अंदर ज्यादा घूमा नहीं है, बस गया, रिफ्लेक्ट हुआ और निकल गया। तो ये साफ दिखाई दे रहा है। कैसा दिखाई दे रहा है मेरे मित्र? तो ये साफ दिखाई देगा। अब आते हैं सेकेंडरी, जो द्वितीयक है। ये कैसा है? तो ये प्राथमिक है, जो कि हमें साफ दिखाई देता है। अब देखो द्वितीयक में क्या घटना होती है। चलो यहाँ भी प्रकाश लेके आओ। यहाँ प्रकाश लेके आया मैं, जो कि एक श्वेत प्रकाश है। अब यहाँ पे थोड़ा सा किरण मुड़ेगी, क्योंकि ये विरल से सघन में जा रही है, तो मुड़ेगी, जो कि अपवर्तन की क्रिया हुई, ठीक है। ये थोड़ी सी हमने मोड़ा। अब मोड़ने के बाद क्या हुआ? ये फिर से यहाँ गई।
अब यहाँ के बाद ये क्या हुआ, फिर यहाँ चली गई और तब जाके ये बाहर निकली। देखो एक बार अपवर्तन यहाँ, फिर यहाँ पे पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्योंकि अंदर ही रह गई। इसको मैं फिर से चाहता हूँ कि मैं इसको फिर से बनाऊँ, एक सेकंड रुको। हालांकि कोई दिक्कत नहीं था लेकिन क्लीन नहीं होता था। चलो यहाँ से हम इसको ऐसे ले आए और फिर से ऐसे ले आए और उसके बाद ये बाहर निकली। अब देखो कि क्या हुआ, एक बार यहाँ परावर्तन अपवर्तन हुआ, यहाँ पे पूर्ण आंतरिक परावर्तन हुआ, यहाँ भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन हुआ क्योंकि इसका माध्यम चेंज नहीं हुआ। अब यहाँ पे क्या हुआ, माध्यम तो चेंज हो गया ना भाई, ये बाहर निकल रहा है, तो यहाँ पे क्या हुआ, अपवर्तन हुआ। तो अपवर्तन की क्रिया इसमें कितनी बार हुई, तो आप बोलेंगे 2 बार। पूर्ण आंतरिक परावर्तन कितनी बार हुई, 2 बार। पूर्ण आंतरिक परावर्तन कितना बार, 2 बार हुआ है, और जबकि अपवर्तन 2 बार हुआ है। अब देखो यहाँ पे वर्ण विक्षेपण जो हुआ तो 7 रंग निकल रहा है, ये लाल वाला रंग है। ये कौन सा रंग है, ये है लाल वाला रंग, ठीक है। अब देखिए कि ये जो है हमारा जो नीचे वाला रंग है बैगनी वाला हम लेके जा रहे हैं। कौन सा, बैगनी वाला, ये है हमारा बैगनी वाला। तो ये देखो ये ऐसे निकला, मतलब कि इस बार जो है वो बैगनी ऊपर चला गया, लाल नीचे रह गया, है ना। इस बार बैगनी ऊपर चला गया और लाल नीचे रह गया। समझ में आया, समझ में आया फिजिक्स। तो ये देखो ये है सेकेंडरी, ये है द्वितीयक। कौन सा है, द्वितीयक। ये द्वितीयक इंद्रधनुष है और ये प्राथमिक है। प्राथमिक और द्वितीयक को हम कैसे पहचानेंगे, तो यही है पहचानने का तरीका कि प्राथमिक में जो है वो लाल रंग ऊपर रहेगा, बैगनी रंग नीचे रहेगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि लाल ऊपर बैगनी नीचे, ठीक है। अगर वो सेकेंडरी है तो उसमें बैगनी ऊपर हो जाएगा और लाल नीचे हो जाएगा, और ये साफ नहीं दिखाई देगा, ये काफी धुंधला दिखाई देगा। ये कैसा दिखाई देगा मेरे मित्र, तो ये काफी धुंधला दिखाई देगा। तो आपने क्या देखा, इसमें कौन कौन सी घटनाएं हुई, इसमें अपवर्तन हुआ, पूर्ण आंतरिक परावर्तन हुआ, वर्ण विक्षेपण भी हुआ, ठीक है। तो ये सारी घटनाएं इसमें होती हैं और यहीं से क्वेश्चन आता है। अब मैं इस प्रकार आपके माइंड में फिट कर दिया हूं ना कि आप ये भूलेंगे ही नहीं। मुझे तो उम्मीद नहीं है, मुझे तो एकदम बिल्कुल विश्वास है कि आप बिल्कुल भी इस चीज को आप कभी भी भूल नहीं पाएंगे। इस बात से आप सहमत हैं, क्या आप भूल जाएंगे? चलिए, कैसा लग रहा है क्लास, मुझे बताना जरूर, और प्लीज आप इसको एक बार शेयर भी कर देना सभी लोगों के पास। चलिए अब हम देख रहे हैं प्रकाश का प्रकीर्णन, जो कि हमारा नेक्स्ट गुण है। अब हम प्रकाश के प्रकीर्णन हमको पहले ही पढ़ाना चाहिए था, लेकिन प्रकाश का प्रकीर्णन हमने पहले क्यों नहीं पढ़ाया, आपको यहाँ पे समझ में आएगा। क्योंकि हमें पहले जो है वो कलर की जानकारी होनी चाहिए थी। प्रकाश का प्रकीर्णन सिर्फ हमें कलर के बारे में बताता है। सबसे पहले जो है एक भारतीय वैज्ञानिक थे, कौन थे, तो सीवी रमन। सीवी रमन का तो आपको नाम याद ही होगा। अब सीवी रमन को जो है वो नोबेल भी मिल चुका है। अब सीवी रमन ने सबसे पहले बताया कि आकाश का रंग हमें नीला क्यों दिखाई देता है। आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है, कब बताया था इन्होंने सबसे पहली बार, तो ये बताए थे 28 फरवरी 1928 को। 28 फरवरी 1928 को, अगर आपको याद आ रहा हो तो 28 फरवरी को हम राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाते हैं। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाते हैं। अब ये क्यों हम मनाते हैं आपको पता चल चुका होगा। अगर आपसे यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाता है कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो है सीवी रमन के क्यों मनाया जाता है, सीवी रमन के कौन सी उपलब्धि पर मनाया जाता है, ऐसे दे देगा ऑप्शन, उस दिन सीवी रमन का जन्म दिवस है, उस दिन सीवी रमन की पुण्यतिथि है, उस दिन जो है सीवी रमन ने क्या किया था, तो प्रकाश का प्रकीर्णन की खोज किया था। इस प्रकार के ऑप्शन आपको दे देंगे, ठीक है। तो क्या आप लगाएंगे, इसी दिन जो है प्रकाश की प्रकीर्णन की खोज किया था सीवी रमन ने, और सबसे पहली बार बताया कि आकाश का रंग नीला क्यों है, समुद्र का रंग हमें नीला क्यों दिखाई देता है, बादलों का रंग जो है वो हमें काला क्यों दिखाई देता है। सारी बातों का हम यहाँ पे क्लियर एकदम नॉलेज यहाँ पे लेने वाले हैं। कोई दिक्कत तो नहीं किसी को। चलिए एवरीथिंग यहाँ पे हम क्लियर करते हैं। तो आते हैं हम यहाँ पे, इससे आपको बहुत अच्छा से आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, पहले हम एक चित्र खुद से बनाएंगे तब आपको समझ में आएगा। देखो यहाँ पे हम एक चित्र बना रहे हैं, इसको और हम लेफ्ट साइड और लेके आते हैं। यहाँ पे ये हम बना रहे हैं, और ये क्या बना रहे हैं, अब थोड़ा सा आप यहाँ पे ध्यान देना। ये हमने बनाया है पार्टिकल्स, कण बनाया है। जैसे कि थोड़ी देर पहले भी हमने पढ़ा था कि अगर आसमान में, वायुमंडल में अगर एयर ना हो तो क्या होगा, तो हमने देखा कि दिन की अवधि वहां पे घट गई थी। क्यों, क्योंकि फिर कोई पार्टिकल्स नहीं होंगे। तो ये हम पार्टिकल्स यहाँ पे बना दिए, ठीक है। अब यहाँ से हम क्या करते हैं कि प्रकाश को गुजारते हैं, 2 तरीके के लाइट हम गुजार रहे हैं। चलो यहाँ से पहले हमने ये वाला लाइट गुजारा, कौन सा कलर, लाल। कौन सा कलर, लाल कलर को गुजारा। अब लाल कलर जो है, लाल को हमने देखा था कि इसका तरंगदैर्ध्य काफी कम होता है, आपको तो पता है ना, सॉरी तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक होता है लाल का। ये मैं यहाँ पे गड़बड़ बोल गया है भाई, ये मुझे इसमें पढ़ाने में बहुत दिक्कत लग रहा है। इससे बढ़िया वही था यार, पेंट में पढ़ाने में बढ़िया लगता है। चलो कोई बात नहीं, इसको फिर से गुजारते हैं। लाल प्रकाश गुजारा। अब ये लाल प्रकाश जो है कुछ इस प्रकार से जाएगी,
और ये बाहर जाएगी, ठीक है। अब एक हम यहाँ से बैगनी कलर को गुजारते हैं। कौन सा कलर? बैगनी। फिर से भाई मच्छर तंग कर रहा है यार, कहीं तो है मच्छर। ये मच्छर जो है कुछ करने नहीं दे रहा, देखो कुछ भी नहीं हो रहा है यार, क्या करें। चलिए ये देखो यहाँ है, अब होगा। एक बैगनी कलर को हम गुजार के दिखाते हैं। देखिए यहाँ आया बैगनी, है ना, और ये कैसे जाएगा, ऐसे ऐसे करके जाएगा, ठीक है, ऐसे ऐसे करके जाएगा। अब यहाँ पे आपको समझने वाली बात क्या है, तो हम आपको समझा देते हैं फटाफट। देखिए यहाँ पे लाल कलर का तरंग दैर्ध्य जो है वो काफी अधिक है, बैगनी कलर का तरंग दैर्ध्य सबसे कम है, जैसे कि हमने पीछे भी पढ़ रखा है। अब यहाँ पे क्या हुआ कि सबसे ज्यादा बार पार्टिकल्स में कौन टकराया, सबसे ज्यादा कौन टकरा रहा है, अब मुझे बताओ सबसे ज्यादा कौन टकरा रहा है, सबसे ज्यादा कौन टकरा रहा है, सबसे कम कौन टकरा रहा है। तो देखिए सबसे ज्यादा टकरा रहा है बैगनी रंग, ये सबसे ज्यादा टकराएगा, ये ज्यादा टकराएगा, सबसे ज्यादा टकराएगा, है ना, सबसे ज्यादा ये टकराएगा। और ये सबसे कम टकराएगा क्योंकि इसका तरंगदैर्ध्य जो है वो सबसे अधिक है, सबसे कम टकराएगा, ये सबसे कम टकराएगा। अगर ये सबसे कम टकराएगा तो ये विक्षेपित भी सबसे कम होगा, ये विक्षेपित भी सबसे कम होगा। आपने देखा होगा, अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा कि विक्षेपित कम होता है इसलिए तो दूर तक दिखाई देता है, तो ये विक्षेपण इसका कम होगा, मतलब कि कम फैलेगा, कम फैलेगा। एकदम ठेठ हिंदी में लिख रहा हूं भाई, ये कम फैलेगा। ये सबसे ज्यादा फैलेगा, सबसे ज्यादा फैलेगा। अब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होने लगा होगा, है ना। क्यों दिखता है समुद्र का पानी नीला, क्यों हमें आकाश नीला दिखाई देता है, क्योंकि अब देखो आकाश में भी वायुमंडल तो है ना भाई, हमारे वायुमंडल है, उसमें एयर भी है, एयर में है धूलकण, अब धूलकण से जब प्रकाश जब टकराती है तो बैगनी रंग का जो है, जो नीले रंग का जो है वो क्या होता है, जो वो वो क्या हो जाता है, वो सबसे ज्यादा विक्षेपित हो जाती है, सबसे ज्यादा विक्षेपित हो जाती है। और ऐसे पानी का तो कोई रंग होता नहीं है, वो उजला होता है पहले से। अब इसी कारण हमें जो है आकाश कैसा दिखाई देता है, नीला दिखाई देता है। समझ में आया, आकाश हमें नीला क्यों दिखाई देता है, क्योंकि इसका जो है प्रकीर्णन जो है वो सबसे कम होता है, इसका प्रकीर्णन जो है सॉरी सबसे ज्यादा होता है, इसका जो है प्रकीर्णन जो है वो सबसे कम होता है। प्रकीर्णन की यहाँ पे लिख देता हूं मैं घटना, प्रकीर्णन, इसका प्रकीर्णन जो है वो सबसे अधिक होता है, इसका प्रकीर्णन जो है वो सबसे कम होता है, प्रकीर्णन सबसे कम होता है। यहाँ पे ऐसे आप समझ जाना, लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होगा क्योंकि वो सबसे कम टकराता है, और बैगनी रंग का जो प्रकीर्णन है वो सबसे अधिक होगा क्योंकि वो सबसे ज्यादा टकराता है। एवरीथिंग क्लियर। तो इसलिए जो है वो आकाश का रंग नीला होता है। अब आप बोलेंगे और समुद्र के पानी भी इसलिए हमको आसमान से नीला दिखाई देता है। अब बोलेंगे कि बादलों का रंग ऐसा क्यों होता है भाई काला, तो इसके पीछे भी एक कारण है कि प्रकीर्णन होने के लिए जो है क्या होना चाहिए, प्रकीर्णन होने के लिए भी जो धूलकण का जो आकार है ना, वो प्रकाश के तरंग के कोटि का ही होना चाहिए, प्रकाश के तरंग के कोटि का होना चाहिए। जैसे बैगनी का जो है वो 4000 एंगस्ट्रम होता है, हमने देखा था इसका तरंग दैर्ध्य, तो इसको हम गुना करेंगे 10 के पावर -10, इतना होना चाहिए। प्रकाश के जो कण होते हैं, प्रकाश में जो कण होते हैं उसका आकार इतना होना चाहिए, तभी बैगनी रंग का जो है प्रकीर्णन हो पाएगा। प्रकीर्णन होने के लिए जो है वो प्रकाश के जो कण है उसका आकार जो है वो तरंगदैर्ध्य के कोटि का ही होना चाहिए। जैसे कि अगर लाल का कब होगा, तो लाल का हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा था कि 7500 एंगस्ट्रम इसका तरंगदैर्ध्य होता है, तो इसको गुना करेंगे -10, इतना जो है वो प्रकाश के कण का आकार होना चाहिए, तभी प्रकीर्णन होगा, नहीं तो प्रकीर्णन नहीं होगा। तो आप देखे होंगे कि जो बादलों का रंग काला क्यों दिखाई दे रहा है, कि उसमें जो पानी के जो बूंद है उसका जो आकार है वो बड़ा है, पानी के बूंद जो है वो उसका आकार बहुत बड़ा है, और आकार जितना चाहिए उससे वो बड़ा है, तो वहां पे प्रकीर्णन हो ही नहीं पाता है। इसी कारण जो है वो बादलों का रंग हमें काला दिखाई देता है, प्रकीर्णन ना होने के कारण से। ठीक है, अगर आसमान में अगर हवा अगर ना रहे तो हमें आसमान कैसा दिखने लग जाएगा, तो अगर हवा है ही नहीं तो प्रकीर्णन नहीं हो पाएगा, और अगर प्रकीर्णन नहीं हो पाएगा तो आसमान का रंग हमें काला दिखाई देगा, अंधेरा दिखाई देगा, काला दिखाई देगा। ठीक है, एवरीथिंग क्लियर। सूर्य जो है वो उगते समय हमें लाल दिखाई देता है, क्योंकि प्रकीर्णन जो है वो सबसे कम किसका होता है, लाल रंग का होता है, इसलिए सूर्य उगते समय लाल दिखाई देता है, और डूबते समय भी लाल दिखाई देता है, क्योंकि सबसे कम प्रकीर्णन इसका होता है, तो ये हमें बाद तक दिखाई देता रहता है, और ये वाला हमें दिखाई ही नहीं देता, है ना, ये हमें दिखाई नहीं देता क्योंकि ये बहुत ज्यादा फैल चुका होता है, तो ये हमें दिखाई नहीं देता दूर से। समझ चुके हैं। तो उगते समय और डूबते समय जो है सूर्य का रंग लाल क्यों दिखाई देता है, क्योंकि जो लाल रंग का जो प्रकीर्णन है वो सबसे कम होता है, इसी कारण से। एवरीथिंग क्लियर है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला हमारा टॉपिक क्या है, हाँ एक सेकेंड रुकना,
हाँ, अगला हमारा टॉपिक है दर्पण। दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? तो दो प्रकार के। दर्पण कितने प्रकार के? दो प्रकार के। कौन कौन सा? कौन कौन सा दर्पण दो प्रकार के कौन कौन से होते हैं? एक होते हैं समतल, एक होते हैं समतल दर्पण। इसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? प्लेन मिरर। प्लेन मिरर। और इसको एक होता है गोलीय दर्पण। कौन सा? गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण, दर्पण पढ़ रहा है ना? हाँ, तो इसको हम बोलेंगे स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर होता है। समतल दर्पण में देखो, समतल दर्पण से ज्यादा क्वेश्चन नहीं आता। बस ये आप ध्यान रखना कि दो समतल दर्पण को अगर रखा जाता है, बीच में कोई प्रतिबिंब रख दिया जाए तो अनंत प्रतिबिंब बन जाएंगे। हाँ, अगर वो कोई एंगल पे अगर रखे जाएं तब प्रतिबिंब की संख्या घट जाएगी। और कैसे वो होता है? अगर मान के चलो कि 60 डिग्री एंगल पे रख दिया जाए तब प्रतिबिंब की संख्या कितना बनेगा? तो इसको आपको 360/60 कर देना है ना? 360/थीटा, जितना ही थीटा का मान अगर दिया गया है उतना आपको नीचे रखना है। तो ये आप देखेंगे 6 × 36, 6 प्रतिबिंब। क्या ये 6 प्रतिबिंब आंसर है? अभी हम आपको क्लियर करते हैं। अगर थीटा का मान अगर हम यहाँ पे क्या रख दें, 120 डिग्री रखते हैं, कितना है? 120 डिग्री, तब कितना प्रतिबिंब बनेगा? तो इसको भी हम 360 डिग्री को 120 से भागा दे देंगे तो कितना ये कट जाएगा भाई? तो आप बोलेंगे 3 बार में कट जाएगा, मतलब कि 3 प्रतिबिंब बनेंगे। कितने प्रतिबिंब बनेंगे? 3 प्रतिबिंब बनेंगे। लेकिन यहाँ पे 6 नहीं बनेगा, यहाँ पे आपको एक माइनस करना पड़ेगा। क्यों माइनस करना पड़ेगा? क्योंकि ये इवन संख्या, इवन नंबर में कभी भी समतल दर्पण पे प्रतिबिंब नहीं बनते। तो आपको एक यहाँ पे माइनस करके और आपको कितना प्रतिबिंब यहाँ पे लाना है? तो 5 प्रतिबिंब लाना है। ठीक है, मतलब कि ऑड नंबर में ही समतल दर्पण में प्रतिबिंब बनेंगे। अगर इवन आया तो उसमें से एक आपको माइनस कर देना है। अगर ऑड अगर ऐसे ही आ गया है तब तो यही सही है। अगर इवन आया तो एक माइनस करके आपको ऑड पे जाना होगा। बस समतल दर्पण से ही आते हैं। अब आते हैं हम गोलीय दर्पण में। तो गोलीय दर्पण में जो है ये यहाँ पे दो तरीके के दर्पण होते हैं। और ये दो तरीके के कौन कौन होते हैं? एक होता है उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण को हम बोलते हैं कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स। और एक होता है अवतल। अब ये अवतल को हम क्या बोलते हैं? कॉनकेव बोलते हैं। यहाँ पे सारी चीजें आप समझना, कॉन्वेक्स और कॉनकेव दो तरीके के गोलीय दर्पण होते हैं। अभी ये देखो कि उत्तल क्या होता है, ये देखिए, अगर हम अंदर से इसको अगर रंग दें तो ये उत्तल दिखाई देगा, उठल दिखाई देगा, उठल। उठल से आप उत्तल याद कर लीजिए। अगर इसी को हम ऐसे करके इधर से रंग दें, इस बार क्या करें, उठल जाए वाला रंग दें तो ये धसल वाला बच जाएगा, है ना? इधर वाला बच जाएगा। समझ पा रहे हैं? तो इस बार जो है वो धसल वाला जो है, जिधर से हम धसल साइड से देखते हैं तो वो अवतल है। अगर उठल है, उठल मतलब कि ये वाला रंगा हुआ उठल साइड से हम देख रहे हैं तो वो क्या होगा? उत्तल दर्पण होगा। अब यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, देखिए, अगर हम प्रकाश को लाते हैं, प्रकाश को यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? ला रहे हैं। देखिए ये आपतित किरण है दोनों, तो ये प्रकाश किधर जाएगी? आप बोलेंगे इधर चली जाएगी। ये किधर जाएगी? तो ये भी इधर चली जाएगी। मतलब कि प्रकाश को फैलाने में इसका काम किया जाता है। कौन से काम में? प्रकाश को फैलाने में इसका यूज किया जाएगा। इस पे कब क्या होगा? तो देखिए, अगर हम एक प्रकाश इधर से लाए, इसको भी इधर से लाए, तो ये प्रकाश क्या इधर जाएगी? ये प्रकाश क्या इधर जाएगी? नहीं जाएगी, क्योंकि यहाँ पे धसा हुआ है ना अंदर, तो धसे हुए की ओर जाएगी। तो ये ऐसे चला जाएगा और ये ऐसे चला जाएगा, तो यहाँ पे आके ये मिल जाएगा। मतलब कि प्रकाश को जब फैलाना हमको नहीं है, प्रकाश को हमें क्या करना है? फैलाना नहीं है, तब हम कौन सा दर्पण का यूज करेंगे? अवतल दर्पण का यूज करेंगे। जब हमको एक जगह पे प्रकाश को लाना होगा तब। देखिए यहाँ पे प्रकाश जो है वो एक जगह पे आ चुकी है, यहाँ पे जो है वो प्रकाश जो है वो फैल चुकी है। जैसे कि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्ट्रीट लैंप जो होते हैं, स्ट्रीट लैंप। अब स्ट्रीट लैंप क्या होता है? देखो यहाँ पे इस प्रकार के एक लैंप होते हैं लगे हुए, जो कि नीचे जो सड़क होती है, सड़कें जो होती है उसका क्या करना होता है? उसको लाइट देना होता है। तब यहाँ पे क्या काम है इसका? लाइट को फैलाना। तो लाइट को फैलाएगा कौन? तो उत्तल। लाइट को कौन फैलाएगा? उत्तल। अब देखिए ये स्ट्रीट लाइट है, लेकिन अगर टेबल लैंप अगर दे दे, टेबल लैंप वो स्ट्रीट लैंप है, ये टेबल लैंप दे दे, टेबल लैंप, तो टेबल लैंप का काम क्या होता है? टेबल लैंप का काम होता है प्रकाश को एक जगह पर लाना, क्योंकि ये पढ़ने वगैरह में काम आता है ना, तो प्रकाश को एक जगह पर लाना। तो ये एक जगह पर कौन लेके आएगा? मतलब प्रकाश को इकट्ठा कौन करेगा? तो ये अवतल। ये कौन सा? अवतल। तो यहाँ पे टेबल लैंप में अवतल दर्पण का प्रयोग होगा, लेकिन अगर स्ट्रीट लैंप है तो वहां पे उत्तल दर्पण का प्रयोग होगा। जैसे कि मोटर गाड़ी जो है वो साइड मिरर में कौन सा दर्पण लगा होता है? तो आप बोलेंगे उत्तल दर्पण। कौन सा? उत्तल दर्पण लगा होता है। डेंटिस्ट जो है वो दांत देखते हैं, तो वो कौन सा दर्पण देखेंगे? क्योंकि उनको लाइट को इकट्ठा करना होता है टॉर्च जला के, तो वहां पे वो क्या करेंगे? अवतल दर्पण का प्रयोग करेंगे। कान देखने के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग करेंगे, नाक देखने के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग करेंगे। अब यहाँ पे आपको 2-3 चीजें आपको ध्यान रखना है दर्पण से। यहाँ पे मैं इसको इरेज कर देता हूँ, आगे होगा शायद पेज। देखो
दर्पण से आपको क्या ध्यान रखना है कि दर्पण जो होती है एक गोल, मान के चलो कि इस प्रकार से गोल गेंद है, अब इसी को काट के बनाया गया होगा, दर्पण तो ऐसे ही बनाया गया होगा ना, और रंग दिया गया होगा। इसका ये क्या है, इसका ये त्रिज्या है, इसका क्या है, त्रिज्या। हम मान के चलो कि ये हमारा जो है वो अभी दर्पण है, ये हमारा दर्पण है, इसको हम क्या कर चुके हैं, रंग चुके हैं इधर से, ठीक है। तो ये कौन सा दर्पण बन गया, अवतल दर्पण बन गया। कौन सा दर्पण बन गया दोस्तों, अवतल दर्पण बन चुका है। अब यहाँ पे हमारा ये क्या है, आर। लेकिन अगर हम बोले कि इसको इतना दूर रंग दें या फिर इसको इतना काट के छोटा कर दें, तो क्या इसका आर चेंज होगा, इसका क्या त्रिज्या जो है वो चेंज होगा, तो नहीं, त्रिज्या चेंज नहीं होता है। मतलब कि या आप रंगाई इसको कीजिए या आप कटाई कीजिए, जो त्रिज्या है वो नहीं बदलेगा, आर जो है वो नहीं बदलता है, त्रिज्या जो है वो नहीं बदलता है। त्रिज्या क्या होता है, तो त्रिज्या जो है नहीं बदलता है किसका, दर्पण का। अगर आप उसको रंग दीजिए, काट दीजिए, तो भी उसकी त्रिज्या जो है वो नहीं बदलती है। हाँ, एक चीजें आपको ध्यान रखना है कि जो लेंस की जो द्वारक होती है, अच्छा द्वारक कहते किसको है, इसको भी थोड़ा मैं समझाता हूँ। देखो इसमें भी वही चीज हम यहाँ पे लगाने वाले हैं। देखो फिर से एक मच्छर आ गया है यहाँ पे। देखो ये जो है इसके क्या है, तो त्रिज्या है। अब हमने क्या किया कि इसको यहाँ से इरेज किया और ये हमारा क्या बन गया, इधर से हम अगर रंग दें तो ये हमारा एक अवतल दर्पण बन चुका है, अवतल दर्पण बन चुका है, ठीक है, अवतल दर्पण हो चुका है। अब ये अवतल दर्पण जो है इसको हम क्या करें कि अभी इसका द्वारक कौन है, तो द्वारक इसका क्या कौन होगा, ये वाला, ये इसका क्या है, द्वारक। अभी इसका द्वारक काफी बड़ा दिख रहा होगा, लेकिन अगर हम इसको रंग दे, अगर इसको रंग दे तब तो त्रिज्या पे कोई प्रभाव नहीं पड़ा, हमने देख लिया। लेकिन इसके द्वारक जो है वो छोटे हो जाएंगे, द्वारक क्या हो जाएंगे, छोटे। रंग दें या काट दें तो द्वारक छोटे हो जाएंगे, द्वारक क्या हो जाएंगे, छोटे हो जाएंगे। तो इमेज कितना साफ दिखेगा, ये इमेज के इंटेंसिटी पे ये डिपेंड करता है। इमेज इंटेंसिटी, इमेज इंटेंसिटी, इमेज इंटेंसिटी बराबर हम आई लिखते हैं, और ये जो आई है ये क्या होता है, तो द्वारक के समतुल्य होता है, द्वारक के स्क्वायर के समतुल्य होता है। मतलब अगर द्वारक अगर छोटा हुआ तो इमेज क्या होगा, कम साफ दिखाई देगा। अगर द्वारक अगर बड़ा है तो इमेज साफा ज्यादा दिखाई देगा। इसीलिए आप देखते होंगे कैमरा वगैरह में जो दर्पण का जो, सॉरी कैमरा में तो लेंस का यूज होता है ना, कैमरा में नहीं। मतलब कि द्वारक जितना छोटा होगा तो इमेज जो है वो हमें उतना कम साफ दिखाई देगा, द्वारक बड़ा तो इमेज ज्यादा साफ दिखाई देता है। मतलब कि इमेज के घटने से जो है, मतलब कि द्वारक के घटने से इमेज क्या हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, तो कम साफ दिखाई देने लगेगा। यहाँ तक सभी चीजें हम मान के चलते हैं कि इतना चीज क्लियर होगा। अब इससे ज्यादा कोई क्वेश्चन नहीं पूछा है। मतलब कि इमेज कितना साफ दिखाई देगा ये किस पे डिपेंड करता है, तो ये द्वारक पे डिपेंड करता है। हाँ, त्रिज्या जो है रंगने से काटने से ये नहीं बदलता है, और त्रिज्या जो है वो फोकस दूरी जो है वो त्रिज्या पे ही डिपेंड करती है। तो आप बोल सकते हैं इसको कि एफ बराबर जो है वो r/2, एफ बराबर जो है वो r/2। त्रिज्या का जो आधा होता है वो क्या होता है, फोकस दूरी। तो फोकस दूरी भी नहीं बदलेगा क्योंकि त्रिज्या नहीं बदलता है। अगर हम रंग दें तो फोकस दूरी नहीं बदलेगा, क्यों नहीं बदलेगा, क्योंकि उसका त्रिज्या नहीं बदल रहा है। चलिए आगे चलते हैं। अब हम दूसरी चीजें पे आते हैं जो कि हमारा अगला चैप्टर है, हमारा लेंस। अब ये काफी इंपॉर्टेंट है। अब लेंस जो होता है वो क्या होता है, तो लेंस भी दो तरीके के होते हैं। एक होता है हमारा उत्तल लेंस, ये उथल वाला, और एक होता है हमारा अवतल लेंस, ठीक है, अवतल लेंस। ये देखो ये धसल वाला, ये धसा हुआ है, ये उठा हुआ है। तो दो तरीके के हैं, एक है कॉनकेव, कॉन्वेक्स, ये उत्तल को बोलेंगे कॉन्वेक्स और ये अवतल को बोलेंगे कॉनकेव, अवतल, ठीक है। तो ये लेंस का प्रयोग कहाँ होता है, तो लेंस का प्रयोग होता है चश्मा में। लेंस का प्रयोग कहाँ होता है, तो लेंस का प्रयोग चश्मा में होता है, कैमरा में होता है, ये सारी चीजें में होती है। अब देखो कि अपवर्तनांक, अपवर्तनांक मतलब कि रिफ्रैक्शन। अब रिफ्रैक्शन क्या होता है, तो रिफ्रैक्शन जो होता है उसको हम बोलते हैं म्यू। रिफ्रैक्शन को हम क्या बोलते हैं, म्यू। अपवर्तनांक पहले मैं लिख देता हूँ, अपवर्तनांक। अपवर्तनांक को हम क्या डिनोट करते हैं, तो इसको हम म्यू से डिनोट करते हैं। और ये जो म्यू बराबर होता है, ये म्यू बराबर होता है c/v। म्यू बराबर होता है c/v। अब ये c क्या है, तो c जो है वो निर्वात में प्रकाश की चाल है। c जो है वो निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल। निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है, निर्वात में प्रकाश की चाल होती है 3×10⁸। ये क्या लिख दिया यार, काम कर दिया, 10⁸ मीटर पर सेकंड। ये निर्वात में होती है प्रकाश की चाल, और जितना निर्वात में प्रकाश की चाल होती है उतना ही हवा में भी प्रकाश की चाल होती है, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। और v क्या है, तो v है किसी माध्यम में, जिस माध्यम से भी आपको निकालना हो, किसी माध्यम में प्रकाश की चाल,
प्रकाश की चाल। इस प्रकार हम क्या निकाल पाते हैं, तो इस प्रकार हम अपवर्तनांक निकाल पाते हैं, मतलब कि म्यू निकाल पाते हैं। इस प्रकार हम क्या निकाल पाते हैं, म्यू निकाल पाते हैं। तो देखो हम 4-5 चीज आपको लिख रहे हैं। पानी हवा लिखेंगे पहले, पानी हम पढ़ रहे हैं, कांच पढ़ रहे हैं, हीरा पढ़ रहे हैं, जो कि हम शुरुआत से हम लेके चल रहे हैं। कौन कौन सा चीज, तो सबसे पहले हवा, उससे घना होगा क्या, पानी, उससे घना क्या होगा, कांच, और इससे घना क्या होगा, तो हीरा। हीरा। अब देखो कि हवा का हमने देखा कि निर्वात में प्रकाश की चाल गुने माध्यम के प्रकाश की चाल बटा करना है। तो माध्यम हम किसका देख रहे हैं, हवा का। तो हवा का प्रकाश की चाल, हवा में प्रकाश की चाल और निर्वात में प्रकाश की चाल बराबर होता है, मतलब ये भी, ये दोनों तो कर जाएंगे ना, तो ये तो एक होगा, ये तो एक होगा, इसको हम म्यू में लिख लेते हैं, ठीक है। अब देखिए कि पानी में क्या होता है, तो ये 1.33 अपवर्तनांक लिख रहे हैं। कांच में क्या होता है, तो लगभग 1.5 म्यू। अब ये हीरा में क्या होता है, तो हीरा का अपवर्तनांक होता है 2.4 म्यू। ये देखिए ये म्यू है। अब देखो म्यू से आपको बस ये क्वेश्चन रखना है कि पावर जो है, पावर वो समतुल्य होता है फोकस के, पावर जो है वो समतुल्य होता है, पावर जो है बराबर होता है 1/f, 1/f यानी कि फोकस के। पावर समतुल्य होता है 1 फोकस के, मतलब कि अगर फोकस अगर ज्यादा होगा तो पावर जो है वो क्या हो जाएगा, कम जाएगा। अगर फोकस कमेगा तो पावर बढ़ेगा। यहाँ पे क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अभी ये जो है इसी पे म्यू भी डिपेंड करता है, और म्यू किस पे डिपेंड करता है, तो 1/लैम्डा, 1/लैम्डा पे डिपेंड करता है। और ये लैम्डा क्या है, तो लैम्डा हम बोलते हैं तरंग दैर्ध्य, तरंग दैर्ध्य, तरंग दैर्ध्य, ये लैम्डा तरंग दैर्ध्य है। और सबसे ज्यादा किसका तरंग दैर्ध्य होता है, सबसे ज्यादा तरंग दैर्ध्य होता है लाल रंग का, और सबसे कम तरंग दैर्ध्य होता है बैगनी रंग का। यहाँ पे कोई दिक्कत तो नहीं है, सभी चीजें अब आपको समझ में आने लगी होंगी, क्योंकि शुरुआत से हम ये सारी चीजें कर चुके हैं। अब देखो कि सबसे कम तरंग दैर्ध्य किसका है, तो लाल का, और सबसे ज्यादा, सॉरी हाँ, सबसे ज्यादा लाल का और सबसे कम बैगनी का। अब यहाँ पे देखिए कि जो ज्यादा अगर तरंग दैर्ध्य है तो वो ज्यादा दूर तक वो दिखाई देगा, है ना। ज्यादा अगर, तो यहाँ पे अगर ये चीज ज्यादा रहेगा, बाटा में ज्यादा है तो वो ज्यादा दूर तक दिखाई देगा, इसलिए लाल ज्यादा दूर तक दिखाई देता है। अब यहाँ पे देखिए कि अगर कम अगर तरंग दैर्ध्य है तो वो कम दूर तक दिखाई देगा। अब यहाँ पे देखिए कि जिसका तरंग दैर्ध्य अधिक होगा वो ज्यादा दूर जाएगा, और जिसका तरंग दैर्ध्य कम होगा वो कम दूर जाएगा, ठीक है। एवरीथिंग क्लियर है। तो इसी कारण जो है वो लाइट में हम क्या करते हैं, लाल रंग का प्रयोग करते हैं सिग्नल के लिए। अब ये अपवर्तनांक से हम यहाँ पे क्वेश्चन को कर लेते हैं। देखिए अपवर्तनांक से क्या क्या क्वेश्चन आपसे बनते हैं, तो अपवर्तनांक और भी चीजों, अभी तो हम यहाँ पे इस तरीके के अपवर्तनांक यहाँ पे निकाल चुके हैं अपवर्तनांक। अब देखो कि इमेज यहाँ पे दिया जाता है, इमेज मान के चलिए कि ये एक लेंस है, लेंस से हमें इमेज को देखना है, ये एक इमेज है, तो ये कितना इमेज दिखाई देगा, तो आप बोलेंगे एक। लेकिन अगर इसको हम यहाँ से काट दें, यहाँ से काट दें, तब कितना इमेज दिखाई देगा, तो आप बोलेंगे 2 इमेज दिखाई देगा। कितना इमेज, 2। अब यहाँ पे देखो एक और बार देखो, अब कितना इमेज दिखाई देगा, यहाँ से हमने इसको काट दिया है, यहाँ से क्या किया है, काट दिया है, और ये हमारा इमेज है, तो एक ही दिखाई देगा। खड़ा वाला होगा तब एक ही दिखाई देगा, पड़ा वाला को सिर्फ हम अपवर्तनांक मान के चलते हैं, ठीक है। कभी कभी ऐसा होगा कि इस तरीके के आपको दे दिया जाए ऐसे, अब मुझे बताना कि कितना इमेज दिखाई देगा। हमने यहाँ से इसको काटा, यहाँ से काट दिया, तो बताइए कितना इमेज दिखाई देगा। तो आप समझ चुके होंगे कि हम जो खड़ा वाला है उसको नहीं जोड़ते, बस इसको जोड़ेंगे। इसका मतलब है कि इमेज की संख्या जो है वो 2 ही इसमें दिखाई देगी। हाँ, अब एक क्वेश्चन और आप देखो कि अगर ऐसे, अगर आपको अगर बोल दिया जाए, एक सेकेंड, अगर ऐसे बोल दिया है कि यहाँ से हम इसको रंग दें, तो रंगने पे इमेज की संख्या पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जैसे कि हमने यहाँ पे देखा कि रंगने पे जो है वो इमेज की संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, हमने पीछे पढ़ रखा था ना कि रंगने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। कब पड़ेगा, जब उसको हम काटेंगे तो उसका क्या हो जाएगा, वो उसका अपवर्तनांक होगा। मतलब जितने अपवर्तनांक होंगे उतने इमेज आपको दिखाई देंगे, और खड़ा वाला आपको नहीं जोड़ना है, सिर्फ पड़ा वाला आपको जोड़ना है। यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए कि अपवर्तनांक से 1-2 क्वेश्चन और मैं यहाँ पे आपको बता ही देता हूँ, थोड़ा सा वेट करो भाई। हाँ, अपवर्तनांक से यहाँ पे क्या क्वेश्चन है कि देखिए क्या होता है ना कि अपवर्तनांक अगर जैसे कि कोई गेंद है, यहाँ पे देखिए कोई गेंद हम यहाँ पे ले लें, कोई यहाँ पे एक गेंद हम ले लेते हैं, कोई यहाँ पे गेंद है। अब इसको क्या करेगा, एक जादूगर जो है वो बोलेगा कि चलो इसको हम एक तरल में डुबाते हैं, एक तरल में डुबाते हैं, ये पानी में डुबाएगा। पानी का अपवर्तनांक कितना है, पानी का अपवर्तनांक है 1.33, पानी का अपवर्तनांक कितना है 1.33, और इस गेंद का भी अपवर्तनांक है 1.33। अब ये इस गेंद का अपवर्तनांक 1.33 है, और एक तरल में डुबाया जिसका अपवर्तनांक है 1.33, तो ये क्या हो जाएगा, तो गेंद जो है वो गायब हो जाएगा। जादू दिखा दिया मैंने, कितना बढ़िया जादू हो गया है ना, गेंद को गायब कर दिया मैंने। तो सेम अपवर्तनांक में अगर किसी भी चीज को डुबाया जाए तो वो क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। अब एक बहुत बढ़िया चीज मैं आपको बताता हूँ, मजा आ जाएगा सुन के। देखो अगर किसी भी तरल को
किसी भी चीज को देखो, यहाँ पे मैं एक चीज आपको लेके चलता हूँ। ये मान के चलो कि एक तालाब है जिसमें पानी भरा हुआ है। ये क्या है? तालाब है, इसमें क्या है? पानी भरा हुआ है। अब यहाँ पे देखिए कि एक बुलबुला है, ये बुलबुला है पानी का। अब ये पानी के अंदर है। पानी का अपर्तनांक कितना है दोस्तों? तो पानी का अपर्तनांक है 1.33। पानी का अपर्तनांक, बुलबुला क्योंकि इसमें तो एयर है ना, तो एयर का अपर्तनांक कितना है? तो 1। मतलब कि कम अपवर्तनांक वाला ज्यादा अपवर्तनांक में अगर डूब जाए तो वो उल्टा काम करने लगेगा। कैसे काम करेगा? उल्टा काम करने लगेगा। उसका जो प्रकृति है वो उसका उल्टा हो जाएगा, उसका स्वभाव जो है वो उल्टा काम करेगा। तो ऐसे तो आप देख रहे हैं कि ये उत्तल लेंस है, उत्तल आपको दिख रहा होगा, ये उत्तल दिख रहा है, लेकिन नहीं, ये अवतल के जैसा काम करेगा। मतलब कि जो पानी में अगर बुलबुला अगर डूबा हुआ है तो वो किस लेंस की भांति काम करेगा? तो वो अवतल लेंस की भांति काम करेगा। और क्यों काम करेगा? क्योंकि कम अपवर्तनांक वाली चीज जो है ज्यादा अपवर्तनांक वाली चीज में डूबी हुई है, तो वो उसका प्रकृति क्या हो जाता है? उल्टा हो जाता है। यहाँ तक आपको बात समझ में? आज तक आपने सिर्फ याद किया होगा कि पानी का जो बुलबुला है वो जब पानी में होता है तो वो किस प्रकार काम करता है, कैसे काम करता है। तो आपने आंसर याद किया होगा कि अवतल लेंस की भांति काम करता है, लेकिन ये नहीं पता कि हाँ क्यों करता है। तो यही इसका रीजन है, क्योंकि कम अपवर्तनांक वाली है, क्योंकि बुलबुले के अंदर तो एयर भरा होता है ना भाई, तो कम अपवर्तनांक है उसका, एक है उसका अपवर्तनांक, ज्यादा अपवर्तनांक वाली में डूबी है तो वो उल्टा काम करेगा। चलिए ये देखिए, अब हम मानव नेत्र करते हैं, जो कि हमारा लास्ट टॉपिक है। अब मानव नेत्र काफी अच्छे से हम समझेंगे। तो देखिए हम क्या बोलते हैं, तो सबसे पहले ये जो व्हाइट वाली चीज होती है इसको हम बोलते हैं दृष्टिपटल। क्या बोलते हैं? दृष्टिपटल। दृष्टिपटल है। दृष्टिपटल हम किसको बोलते हैं? तो जो व्हाइट वाली चीज होती है उसको हम बोलते हैं दृष्टिपटल। ये जो दृष्टिपटल हम इसको, हाँ सही सही। अब देखो, अब ये जो यहाँ पे जो दिख रहा है इसको हम क्या बोलते हैं? देखो यहाँ पे ये जो दिख रहा है ना, ये वाला आइरिस, कभी कभी मैं भी कंफ्यूज हो गया भाई, आइरिस या फिर परितारिका, आइरिस या परितारिका। और ये रंगीन होता है, ये क्या होता है? रंगीन चमड़े का होता है। आपको दिख रहा होगा यहाँ पे जो झिल्ली जैसा आपको जो दिख रहा है ना, यहाँ पे ये वाला चीज, ये जो आपको पीला पीला हल्का दिख रहा है मांस के जैसा, तो ये जो है झिल्ली जैसा, यही क्या है इसका? तो ये आइरिस या परितारिका है। और ये रंगीन होता है। कैसे होता है? ये रंगीन होता है। कैसा होता है? रंगीन। और इसको हम नेत्र की क्या बोलते हैं? ये रंगीन भाग भी इसको बोलते हैं। किसको? तो आइरिस को, आइरिस या फिर परितारिका को। और ये रंग को नियंत्रित करता है। क्या करता है? रंग को नियंत्रित करता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि रंग को नियंत्रित जो है आंख का कौन सा भाग करता है, तो आप बोलेंगे कि आइरिस करता है। ठीक है, दृष्टिपटल के बारे में हम देख लिए, वो व्हाइट वाला भाग है। अब देखिए कि अब हम कॉर्निया की बात कर लेते हैं। कॉर्निया, तो यहाँ पे ये जो साइड में जो उभरा हुआ सा दिखता है इसको हम क्या बोलते हैं? कॉर्निया। और ये जो नेत्रदान में हम कॉर्निया को ही डोनेट करते हैं, नेत्रदान में कॉर्निया ही डोनेट की जाती है। किसमें? तो नेत्रदान में। इसको हम नेत्र कॉर्निया को क्या बोलते हैं? तो आंख की खिड़की भी इसको बोलते हैं। मतलब कि नेत्र की खिड़की इसको बोला जाता है। किसको? नेत्र की खिड़की किसको बोला जाता है? तो आप बोलेंगे कि कॉर्निया को बोला जाता है। अभी हम सारी चीजें आपको क्लियर करवा देंगे, आप टेंशन ना लो। जहां से क्वेश्चन आते हैं वो सारी चीजें आपको क्लियर होंगी। तो क्या ये क्लियर है? व्हाइट वाला भाग दृष्टिपटल कहलाता है ना। अब ये जो आपको झिल्ली जैसा जो दिख रहा है पीला पीला सा, जो कि मांस जैसा होता है आंख के अंदर, तो वो क्या होता है? आइरिस होता है। और ये रंगीन होता है। अब ये कॉर्निया, अच्छा ये देखो कॉर्निया जो है ये रंगहीन भी होता है। ये भी चीज आप ध्यान रखना, कॉर्निया जो है वो रंगहीन होता है, इसमें कोई रंग नहीं होता है कॉर्निया में। और नेत्रदान में हम यही डोनेट करते हैं। नेत्र की खिड़की भी कॉर्निया को बोला जाता है। अब इसके अंदर देखो एक काला काला से दिख रहा होगा, ये इसका क्या है? तो ये इसका पुतली है। ये क्या है? पुतली है। और इसका क्या काम है? तो रंग को तो नियंत्रित करता है आइरिस या परितारिका, लेकिन पुतली जो है वो प्रकाश को नियंत्रित करता है। प्रकाश को नियंत्रित करता है। अगर कम प्रकाश है, अगर कम प्रकाश है तो इसका जो आकार है वो बढ़ जाता है, इसका आकार बढ़ जाता है कम प्रकाश में, क्योंकि देखने में भार पड़ेगा। अगर ज्यादा लाइट है तो कम उसको सिक उड़ जाता है। मतलब कि संकुचन की शक्ति इसमें होती है, ये संकुचित होते रहता है अपने आप में लाइट के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पे आपको देखिए, ये देखिए यहाँ पे एक मांस जैसा आपको दिखता है आंख के साइड में। अगर ये मांस जैसा जो दिखता है इसी को हम बोलते हैं क्या? सिलियरी मांसपेशी। क्या बोलते हैं? सिलियरी मांसपेशी। सिलियरी मांसपेशी। अब ये सिलियरी मांसपेशी में एक गुण होता है और उस गुण को हम क्या बोलते हैं? समंजन क्षमता। क्या बोलते हैं? समंजन क्षमता। इस गुण को हम क्या बोलते हैं? समंजन क्षमता। समंजन क्षमता क्या होता है? समंजन क्षमता क्या होता है? तो ये आपको अभी हम समझाते हैं कि समंजन क्षमता क्या होता है। मतलब फोकस दूरी को ये अपने आप ही नियंत्रित कर लेता है।
जो ससंजन क्षमता का मतलब है, समंजन क्षमता का मतलब कि फोकस दूरी अपने आप नियंत्रित करता है। और ये सीलियरी मांसपेशी जो हमारे आंख के दोनों ओर जो मांस जैसा होता है वो आंख को क्या है तो टांगे हुए रखता है, सीलियरी मांसपेशी। अब यहाँ पे देखिए कि ससंजन बल क्या होता है, हम आपको दिखाते हैं। देखो ये हम एक आंख बनाते हैं जो कि हमारा आई जो है वो इस प्रकार कुछ है। आई ये बढ़िया से नहीं बन रहा, फिर से बनाता। चलो यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी देखो हम क्या बना रहे हैं तो आंख बना रहे हैं, हम आंख बना रहे हैं। ये है हमारा आंख, ठीक है, ये है हमारा आंख। ये आंख जो है अगर मान के चलिए कि यहाँ से कोई लाइट आ रही है, यहाँ से कोई लाइट आ रही है दूर, तो ये ऐसे यहाँ से ये रिफ्लेक्ट करेगा और प्रतिबिंब जाकर के यहाँ पे बनेगा। अगर लाइट मान के चलिए कि यहाँ से कोई लाइट आई है ऐसे, ठीक है, तो ये क्या करेगा, फिर भी इसको ये नजदीक की वस्तु हम देख रहे हैं ना, तो भी यहाँ पे ही इसको ये लेके चला जाएगा और प्रतिबिंब यहीं पे बन जाएगा। प्रतिबिंब कहाँ है, यहीं पे बनाएगा। तो ये क्षमता जो है वो ससंजन बल कहलाता है, ससंजन क्षमता कहलाता है, समंजन क्षमता, सॉरी मैं बार बार ससंजन बोल रहा हूँ, समंजन क्षमता कहलाता है, समंजन। तो समंजन क्षमता वही है, मतलब कि फोकस दूरी जो है वो अपने आप ये कंट्रोल करते रहता है। फोकस क्षमता जो है वो अपने आप ये कंट्रोल करता है, और ये काम किसका होता है तो सिलियरी मांसपेशी का होता है। अब ये कभी कभी क्या होता है कि देखिए यहाँ पे ये देखिए हमारा फिर से हम एक आंख बना रहे हैं, और ये आंख जो है वो यहाँ से मान के चलो कि कोई प्रतिबिंब यहाँ से आया, सॉरी लाइट यहाँ से आया, ठीक है, लाइट जो कि कोई यहाँ पे चीज रखा हुआ है हम इसको देख रहे हैं, तो अब देख रहे हैं तो यहाँ से लाइट ये रिफ्लेक्ट किया, अब ये लाइट रिफ्लेक्ट किया, ये ऐसे गया और ये ऐसे गया। बनना चाहिए था प्रतिबिंब यहाँ, लेकिन उसके आगे ही बन गया, कभी कभी उसके पीछे चला जाता है। तो ये जो है इसको हम ठीक कैसे करते हैं, तो इसको ठीक करते हैं आगे हम कुछ चश्मा लगाते हैं, मतलब कि आगे हम कोई लेंस का प्रयोग करेंगे और यहाँ पे लगाएंगे, और इसको फिर हम यहीं पे अगर बना दे, अगर प्रतिबिंब फिर यहीं पे बनने लग जाए तो बोलेगा वाह क्या चकाचक दिख रहा है ना, ऐसे बोलेंगे ना, क्या चकाचक दिख रहा है। अब देखिए यहाँ पे होता क्या है, अब ये लास्ट चीज है, इसको आपको क्लियर करना है, तो हम एक एक चीज आपको पहले लिखते हैं। निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, एक होता है दीर्घ दृष्टि दोष, दीर्घ दृष्टि दोष, ठीक है। एक आपको बताना है कि इसमें क्या होता है, ये हम यहाँ पे एक नजदीक लिख देते हैं, नजदीक, और इसको लिख देते हैं दूर, ठीक है। बताना कि हम किसको देख पाते हैं, नजदीक और दूर। पहले आप अपने मन में सोचो, एक बार हम आपको क्लियर करेंगे अभी तुरंत। एक होता है जरा दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष, यहाँ पे आपको उल्टा पुल्टा सोचना है भाई, ठीक है। जरा में भी हम लिख देते हैं नजदीक और दूर, नजदीक और दूर। अब देखिए यहाँ पे एक होता है अबिंदुकता, अबिंदुकता, यहाँ पे हम लिख देते हैं क्षैतिज, क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर। देखिए यहाँ पे क्या होता है ना कि उल्टा पुल्टा आपको सोचना है, मतलब निकट दृष्टि दोष है तो बोल रहा है निकट दृष्टि दोष, लेकिन निकट वाला वस्तु आपको दिखेगा, निकट वाला जो वस्तु है वो आपको दिखेगा, ये दूर वाला नहीं दिखेगा। दीर्घ दृष्टि दोष बोल रहा है लेकिन दूर वाला वस्तु आपको दिखेगा, निकट वाला नहीं दिखेगा, ठीक है। अब इसको कैसे दूर किया जाएगा, तो निकट दृष्टि दोष के लिए हम अवतल दर्पण का प्रयोग करेंगे, उत्तल दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल दर्पण का प्रयोग करेंगे, दीर्घ दृष्टि दोष के लिए उत्तल शायद बोल दिया मैंने। अब देखो इसको याद कैसे करेंगे, यहाँ पे दीर्घ दृष्टि, यहाँ पे निकट दृष्टि, ज्यादा वर्ड इसमें तो ज्यादा वर्ड वाला यूज करेंगे, ठीक है, कम वर्ड इसमें तो कम वर्ड वाला यूज करेंगे। अब देखिए जरा दृष्टि दोष में क्या होता है, नजदीक वाला भी साफ, दूर वाला भी साफ। अच्छा एक चीज यहाँ पे मैं बताता हूँ कि दीर्घ दृष्टि दोष और नजदीक दीर्घ दृष्टि दोष जो होता है, ये क्या हुआ कि दूर वाला तो दिख रहा है लेकिन नजदीक वाला नहीं दिख रहा। अब ये शिक्षक को काफी परेशानी होती है, शिक्षक को जब लिखना होगा बोर्ड पे तो ये तो भाई नजदीक है, दिखेगा नहीं, वो क्या करेंगे, वो ऐसे चश्मा उतारेंगे, वो कभी कभी ऐसे माथा पे ऐसे लगा लेते हैं ना, तो ये ऐसे लगा के देखेंगे और फिर देखना होगा यहाँ पे जैसे मैं देख पा रहा हूँ तो यहाँ पे ऐसे देखेंगे। तो ये शिक्षक के लिए काफी परेशानी वाली बात होती है, काफी प्रॉब्लम होती है, लेकिन शिक्षक तो शिक्षक है भाई, वो भी निकाल लेते हैं इसका उपाय। क्या निकालते हैं, देखिए मैं आपको दिखाता हूँ जादू। ये देखो ऐसे करेंगे, यहाँ लिखना है तो ऐसे लिखेंगे, देखना है वहां तो ऐसे देखेंगे। हाँ समझ रहे हैं, पढ़ नहीं रहे हो तुम, पढ़ते नहीं हो, सारा चीज समझ में आ रहा है, और लिखना है तो फिर ऐसे लिखेंगे, देखना है तो ऐसे देखेंगे, ठीक है। तो ये उपाय निकाल लेते हैं क्योंकि वो शिक्षक है। अब ज्यादा दृष्टि दोष में क्या होता है कि नजदीक वाला भी नहीं दिखता, दूर वाला भी नहीं दिखता, ये उम्र वाला ये दोष है, ज्यादा उम्र होता है तब 40+ में। और इसमें जो है आपको कौन सा लेंस लगाना होता है, तो द्विफोक्सी, द्विफोक्सी मतलब कि दोनों वाला लगाना होता है, द्विफोक्सी लेंस का प्रयोग करते हैं, मतलब कि यहाँ पे भी एक हो जाता है और यहाँ पे एक लेंस वगैरह आपको दिखता होगा, इस प्रकार से आप देखना, ठीक है।
चश्मा में। अब ये अबिंदुकता में क्या होता है, क्षैतिज भी गायब, ऊर्ध्वाधर भी गायब, मतलब ऊपर नीचे आपको ऐसे वैसे ये वाला चीज नहीं दिखाई देता है। तो फिर इसके लिए जो है वो बेलनाकार लेंस का प्रयोग होता है। कौन सा, बेलनाकार, बेलनाकार लेंस। ठीक है, तो ये जो है यहाँ पे जो है हमारा जो प्रकाश जो चैप्टर है वो हमारा समाप्त होता है। और प्रकाश से हम उम्मीद करते हैं कि आपको सारी चीजें यहाँ पे समझ में आ चुकी होंगी। वीडियो काफी आपको यहाँ पे जो है सारी चीजें इस वीडियो में समझ में आई होंगी। तो प्लीज आप इसको हर जगह आपको शेयर जरूर करना है। ठीक है, चलिए